हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के सेशन में हम पूरा पॉलिटी डिस्कस करने वाले हैं जो वनडे एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ओके, सो लेट्स बिगिन द सेशन। सबसे पहले हमें डिस्कस करना है कि आखिर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना। ओके, सो कॉन्स्टिट्यूशन है क्या? सो इट इज़ अ रूल बुक फॉर अ नेशन जिसमें कि कुछ प्रिंसिपल्स एंड कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए हुए हैं। किसके लिए? गवर्नमेंट के लिए, कि गवर्नमेंट को किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन करना है, किस तरह से किस सिचुएशन में एक्शन लेना है। तो उसका जो पूरा गाइडलाइन है, किन प्रिंसिपल्स पर एक्शन लेना है, वो सब कहाँ पर डिफाइंड है? कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड है। सो आखिर कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिस्टेंस में आया कैसे? जैसे कि इंडिया यदि हम देखें तो किंगडम्स वगैरह हुआ करते थे हमारे यहाँ पर, है ना। बट आफ्टर ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ का जो पूरा सेटअप है वो काफ़ी चेंज हुआ। जब ब्रिटिशर्स से हमें इंडिपेंडेंस मिली तो सबसे पहला जो डिसीज़न था हमारा वो क्या था? हमारी खुद की कंट्री के लिए खुद का अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाना। ओके, सो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बना किसकी हेल्प से? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की हेल्प से। ओके, अब ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आइडिया है सबसे पहले किसने दिया था? एम.एन. रॉय ने। एम.एन. रॉय ने 1934 में सबसे पहले आइडिया दिया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में। देन इसके ऊपर डिस्कशन हुआ एंड फाइनली कांग्रेस ने इसको 1935 में एक्सेप्ट किया कि यस वी शुड हैव अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ताकि हम हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फ्रेम कर सके। ओके, देन इसके बाद हमने इस डिमांड को ब्रिटिशर्स के सामने रखा एंड फाइनली बाय अगस्त ऑफर 1940, है ना, अगस्त ऑफर 1940 के थ्रू ब्रिटिशर्स ने हमारे डिमांड को एक्सेप्ट कर लिया कि ओके इंडियंस को अलाउ किया जाएगा कि वो अपनी खुद की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फ्रेम करे, और वो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी वो क्या करेगी? इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम आउट करेगी। ओके, सो कॉन्स्टिट्यूशन इट इज़ अ रूल बुक फॉर नेशन जिसमें कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स होंगे जिसके बेसिस पे एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट करती है। ओके, सो किसकी हेल्प से बना है कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। पहला आइडिया एम.एन. रॉय ने 1934 में, 1935 में कांग्रेस ने एक्सेप्ट किया और अगस्त ऑफर 1940 के थ्रू ब्रिटिशर्स ने इस आइडिया को एक्सेप्ट किया। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मेंबर्स कहाँ से आएंगे, है ना। तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है इसमें कुछ मेंबर्स इलेक्टेड थे और कुछ मेंबर्स जो हैं वो नॉमिनेटेड थे। इलेक्टेड कैसे थे? हमारी एक प्रोविंशियल असेंबली हुआ करती थी, है ना, क्योंकि हम भी इलेक्शंस तो लड़ ही रहे थे, भले ही ब्रिटिशर्स के साथ में लड़ रहे थे। सो प्रोविंशियल असेंबली से कुछ मेंबर्स को हम इलेक्ट करेंगे और कुछ हमारे यहाँ उस समय प्रिंसली स्टेट्स हुआ करते थे, है ना। वो प्रिंसली स्टेट्स क्या करेंगे? अपने यहाँ से कुछ मेंबर्स को नॉमिनेट करके भेजेंगे। तो कुछ इलेक्टेड मेंबर्स थे और कुछ मेंबर्स उसमें कैसे थे? नॉमिनेटेड थे। जो फर्स्ट मीटिंग था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का वो कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को। उस समय इस मीटिंग को किसने लीड किया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। एंड देन हम इलेक्शंस कंडक्ट करवाते हैं। सेकेंड मीटिंग होती है हमारी 11 दिसंबर 1946 को और इसमें राजेंद्र प्रसाद को इलेक्ट कर लिया जाता है एज अ प्रेसिडेंट। ये हमारा मैराथन सेशन है तो हम थोड़ा सा स्पीडली चलेंगे। ओके, यदि आपको स्पीड में लगता है या आपके कंसेप्ट ठीक से क्लियर नहीं होते हैं तो हमारा एक स्टैटिक सीरीज़ है जहाँ पर हमने इन डेप्थ एनालिसिस किया है, तो आप वो देख सकते हैं। ओके, हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन गया, फर्स्ट मीटिंग हो गया, हमने प्रेसिडेंट इलेक्ट कर लिया। देन उसके बाद 13 दिसंबर 1946 को हम हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली किस तरह से वर्क करेगी, हम कॉन्स्टिट्यूशन में क्या ऐड करेंगे, क्या ऑब्जेक्टिव है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने के लिए, इसके लिए जवाहरलाल नेहरू एक ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन असेंबली में लेकर आते हैं, है ना, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। और बाद में ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन ही जो है वो क्या बन जाता है? हमारा प्रीएम्बल बन जाता है। ठीक है, तीनों डेट्स आपको याद रखनी है। अब कॉन्स्टिट्यूशन बनाने से क्या फ़ायदा होता है ना, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन क्या गारंटी करता है हमको? तो सबसे पहला तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, है ना, जो तीनों मेन ऑर्गन्स हैं हमारे गवर्नमेंट के, उनको अपनी अपनी पावर्स और अपनी अपनी ड्यूटीज़ डिफाइन कर देता है ताकि इनके बीच में आगे जाकर कोई भी डिस्प्यूट्स ना हो। लेजिस्लेचर लॉ मेकिंग बॉडी, है ना, मतलब हमारा पार्लियामेंट आ जाता है। एग्जीक्यूटिव, ये जो लॉज बने हैं इनको किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? एग्जीक्यूटिव के ऊपर। जितने भी हमारे मिनिस्टर्स हो गए, जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स हो गए, दे ऑल आर पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव। एंड जुडिशरी क्या होता है? जो भी लॉज लेजिस्लेचर ने बनाए हैं जिन्हें एग्जीक्यूट करने का काम है एग्जीक्यूटिव का, ये सारा फंक्शन प्रॉपरली हो रहा है या नहीं हो रहा है ना, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, इसको चेक करने का काम किसका होता है? जुडिशरी का होता है। ठीक है, अगर हमारे राइट्स का वायलेशन होता है तो हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट करने का काम किसका होता है? जुडिशरी का होता है। देन उसके बाद हमारे राइट्स जो हैं वो भी कहाँ पर डिफाइंड है? कॉन्स्टिट्यूशन में। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट को बताता है बेसिक प्रिंसिपल्स कि उसे कब कैसे करना है, इसके साथ साथ हमारी भी प्रोटेक्शन करता है कि गवर्नमेंट सिटीजन्स के इन फंडामेंटल राइट्स को वायलेट नहीं कर सकता। ठीक है, देन प्रीएम्बल।
प्रीएम्बल क्या है? सो प्रीएम्बल जो है वो फर्स्ट डॉक्यूमेंट है या फर्स्ट पार्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, है ना. इसको हम फिलोसॉफी या आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं. इट इज़ जस्ट लाइक द इंडेक्स ऑफ आर बुक, है ना. जो भी हमारी बुक्स वगैरह होती है उसमें इंडेक्स पेज होता है. इंडेक्स पेज में क्या लिखा हुआ होता है, कौन से चैप्टर्स हमें पढ़ना है, कौन सा चैप्टर कौन से पेज नंबर पर है. यदि हम इंडेक्स ही देख ले तो हमें उस बुक का 1 to 2% आइडिया जो है वो मिल जाता है ना. यस, तो जो हमारा इंडेक्स होता है ना, उससे हमें बुक के बारे में पता चल जाता है. वैसे ही प्रीएम्बल को यदि हम देखें तो हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने के पीछे क्या ऑब्जेक्टिव्स है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन किसकी बातें करता है ना, क्या क्या उस कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड है, ये सब हमें प्रीएम्बल से पता चल जाता है. इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या फिलोसॉफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. अभी मैंने बताया ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जवाहरलाल नेहरू ने पास किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, और उसी को आगे हमने प्रीएम्बल के प्रीएम्बल के फॉर्म में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सेप्ट कर लिया. अब ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हमने फ्रेम की है, अडॉप्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन 22 जनवरी 1947. मतलब जो अभी हमने प्रीएम्बल पढ़ा, इसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कब अडॉप्ट किया, 22 जनवरी 1947. मतलब पूरा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हो गया था. उसके बाद फिर ये डिसाइड हुआ कि जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है उसको हम प्रीएम्बल के फॉर्म में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करेंगे. ओके, अब ये जो प्रीएम्बल है हमारा वो कैसा है, नॉन जस्टिसिएबल है. डैट मीन्स व्हाट, नॉट इन्फोर्सेबल इन कोर्ट ऑफ लॉ. नॉन जस्टिसिएबल मतलब कि क्या होता है कि यदि प्रीएम्बल के किसी भी प्रोविजन का वायलेशन होता है तो हम उस उसके बेसिस पर डायरेक्टली कोर्ट के पास नहीं जा सकते कि प्रीएम्बल की ये सारी चीज़ों को गवर्नमेंट ने वायलेट किया है. क्यों? क्योंकि प्रीएम्बल नॉन जस्टिसिएबल है. फाइन. प्रीएम्बल हैज़ बीन अमेंडेड ओनली वंस. अब जो प्रीएम्बल है इसको केवल हमने एक ही बार अमेंड किया है जब से इसको हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया था. अमेंडमेंट मतलब क्या होता है, जो हमारी बुक है कॉन्स्टिट्यूशन की उसमें किसी भी चीज़ को ऐड करना या किसी भी चीज़ को डिलीट करना, इसके लिए बाकायदा पूरा एक प्रोसीजर होता है. ओके, तो ऐड और डिलीट करना, उस प्रोसीजर को हम क्या बोलते हैं, अमेंडमेंट. तो प्रीएम्बल में केवल और केवल हमने एक ही बार अमेंड किया था, और वो किस एक्ट के थ्रू हमने अमेंड किया था, तो 42. देखो जितनी बार हम अमेंडमेंट करते हैं तो उसे नंबर वाइज, तो ये कौन से नंबर का अमेंडमेंट था, 42 नंबर का अमेंडमेंट था, जिसमें कि हमने क्या किया, प्रीएम्बल में 3 न्यू वर्ड्स को ऐड किया था. कौन से वो 3 न्यू वर्ड्स थे, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी. ओके, कब अडॉप्ट किया, 22 जनवरी 1947 को. कैसा है, नॉन जस्टिसिएबल है. कब अमेंड किया, केवल एक बार. कौन से अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, 42. कौन से 3 वर्ड्स ऐड करें, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी. अब देखो यहाँ पर आपके लिए मैंने पूरा एक वो लगाया हुआ है प्रीएम्बल का फोटो, है ना, कि इसमें क्या क्या दिया हुआ है. सो प्रीएम्बल क्या बताता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया. मतलब पहला लाइन ही बता रहा है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये भारत के लोगों ने खुद ने बनाया है. ओके, और ये कॉन्स्टिट्यूशन किसकी बातें करता है, सॉवरिनिटी की बात करता है. सॉवरिनिटी मतलब कि क्या, कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है इंडिया के लिए, तो वो जो इंडिया है वो कैसा है, सॉवरीन है. मतलब कि इंडिपेंडेंट है. इंडिपेंडेंट है दैट मीन्स व्हाट, कि यदि हमें हमारी डोमेस्टिक पॉलिसीज़ बनाना है या हमें हमारी इंटरनेशनल पॉलिसीज़ बनाना है तो हमें किसी से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है. हमारे डिसीजन हमारे खुद के होंगे. सोशलिस्ट मतलब कि क्या, जहाँ पर जो प्रोडक्शन है ना, वो किसी एक सेक्शन के लिए नहीं होता है. कैसा प्रोडक्शन होता है, जिसको कि सबके वेलफेयर के लिए यूज़ किया जाए. सेक्युलर डेट मीन्स वॉट, कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन जिस तरह की गवर्नमेंट का फॉर्मेशन करने वाला है, वो जो गवर्नमेंट होगी वो कैसी होगी, सेक्युलर होगी. डेट मीन्स उसका खुद का अपना कोई रिलीजन नहीं होगा. हमारे यहाँ सारे रिलीजन को क्या है, इंपॉर्टेंस इक्वली दी जाएगी. स्टेट का खुद का अपना एक रिलीजन नहीं होगा. या तो स्टेट सारे रिलीजन की प्रोटेक्शन करेगा या स्टेट किसी भी रिलीजन की प्रोटेक्शन नहीं करेगा. डेमोक्रेटिक मतलब क्या होता है कि यहाँ पर जो रिप्रेजेंटेटिव चुना जाएगा गवर्नमेंट में, जो लोग बैठेंगे उन्हें चूज़ करने का, इलेक्ट करने का काम जो है वो किसका है, यहाँ के लोगों का है, पीपल का है. रिपब्लिक मतलब कि क्या होता है कि जो हम यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट कर रहे हैं उसे इलेक्ट कौन कर रहा है, पीपल खुद इलेक्ट कर रहे हैं. और जो सारी पावर है गवर्नमेंट को हैंडल करने का वो भी किसके पास रहेगा, पीपल के पास ही रहेगा. ठीक है, मतलब कि जो उस रिप्रेजेंटेटिव को लोगों ने चुना है उसके पास. ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पर हम बात करते हैं जस्टिस की, कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो जस्टिस प्रोवाइड करता है 3 तरीके से, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस. कई बार क्वेश्चन इस पर पूछ लिया जाता है कि जो प्रीएम्बल है उसमें किस तरह का जस्टिस हमें प्रोवाइडेड है. तो सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, एक और कोई अलग ऑप्शन वो दे सकते हैं.
ओके। सो आपको याद रखना है 3 कौन कौन से, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। लिबर्टी ये हमको किस चीज़ की देता है, लिबर्टी मतलब फ्रीडम। फ्रीडम किन चीज़ों पर देता है ये हमें, थॉट पर, एक्सप्रेशन पर, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप पर। इक्वालिटी प्रोवाइड करता है किसकी, स्टेटस की, अपॉर्चुनिटी की, और इनको सभी में प्रमोट भी करना। फ्रेटर्निटी मतलब होता है ब्रदरहुड। तो फ्रेटर्निटी यहाँ पर 2 चीज़ें की बात करता है, एक तो यूनिटी और डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, है ना, और उसके साथ साथ हर एक लोगों के साथ हमें यूनिटी के साथ रहना है ना। तो ये क्या एश्योर कर रहा है, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल और यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। देन इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26th day of November 1949, मतलब इस दिन हम अपने आप को ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये पूरा किस में लिखा हुआ है, प्रीएम्बल में लिखा हुआ है। तो प्रीएम्बल के हर एक वर्ड को आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। जस्टिस 3 कौन सी, सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक जस्टिस, ओके। देन लिबर्टी किसकी दे रहा है, थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप की। इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। एंड फ्रेटर्निटी में 2 चीज़ें, डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, ओके। अब यहाँ पर ये क्या बोल रहा है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अपने आप को 26 नवंबर 1949 को ये कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड कर रहा है, ओके। बट हम तो रिपब्लिक डे कब सेलिब्रेट करते हैं, 26 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं, है ना। और यहाँ पर ये क्या बोल रहा है, 26 नवंबर को बोल रहा है। तो यहाँ पर क्या हुआ था, इसका जो कनेक्शन है वो हिस्ट्री से है ना। हमारे यहाँ आईएनसी का एक सेशन हुआ था, लाहौर सेशन 1929 का, जिसको किसने लीड किया था, जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू ने उस सेशन में क्या डिसाइड किया था, पूरा जो हमारी आईएनसी थी उसने, कि जो 26 जनवरी 1930 होगा उस दिन हम क्या सेलिब्रेट करेंगे, पूर्ण स्वराज, फुल इंडिपेंडेंस। दैट मीन्स व्हाट, कि अब हमें कोई डोमिनेंट स्टेटस या कुछ भी गवर्नमेंट से नहीं चाहिए, केवल एक चीज़ हमें चाहिए, वो है फुल इंडिपेंडेंस, कि हमारी कंट्री को हम खुद गवर्न करना चाहते हैं। ये डिसाइड किया था हमने 1929 के लाहौर सेशन में, और ये बोला था कि 26 जनवरी को हम फिर से मिलेंगे और उस दिन हम इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेंगे। तो इस 26 जनवरी का इम्पॉर्टेंस बनाए रखने के लिए हमने ये डिसाइड किया कि हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को 26 नवंबर को इनेक्ट करने की जगह कब इनेक्ट करेंगे, 26 जनवरी को। और 26 जनवरी 1950 को इंडिया को अपना कॉन्स्टिट्यूशन मिल जाता है, फाइन। देन सिटीजनशिप, ओके। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सिटीजनशिप। सिटीजनशिप जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में डिफाइंड है, आर्टिकल 5 to 11, और कौन से पार्ट है, पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखो कॉन्स्टिट्यूशन एक बुक है हमारी, तो जिस तरह से हमारी बुक में चैप्टर्स होते हैं, है ना, कि चैप्टर 1 है उसमें ये है, फिर उस चैप्टर में टॉपिक्स होते हैं, सेम वैसे ही आर्टिकल्स है कि आर्टिकल्स में जैसे पार्ट हो गया कि सिटीजनशिप, वो पूरा एक चैप्टर हो गया, उस चैप्टर के अंदर क्या क्या डिफाइंड है, तो वो हमने ऐसे आर्टिकल्स में दे दिया कि आर्टिकल 5 ये बातें करता है, आर्टिकल 6 ये बातें करता है। तो जो पूरा सिटीजनशिप है वो कहाँ से कहाँ तक हमने डिफाइन किया हुआ है, आर्टिकल 5 से 11 में। और कौन से पार्ट में दिया हुआ है, पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो इंडिया है या हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें किस तरह की सिटीजनशिप प्रोवाइड करता है, सिंगल सिटीजनशिप, मतलब हमारे यहाँ स्टेट के लिए और नेशन के लिए एक ही सिटीजनशिप है। ऐसा नहीं है कि हम एमपी में रहते हैं तो उसका सिटीजनशिप हमें मिलेगा, महाराष्ट्र में रहते हैं तो उसका अलग मिलेगा, बिहार में रहते हैं तो उसका अलग नहीं, हमारे यहाँ एक ही सिटीजनशिप मिलता है, वो पूरी इंडिया को डिनोट करता है, ओके। सो इन सिटीजनशिप हमें कैसे मिलता है, तो इसके 4 to 5 वेज होते हैं। या तो बाय बर्थ, अगर आपका जन्म हुआ है तो बाय डिसेंट, यदि आपके पेरेंट्स हैं, या तो आप रजिस्ट्रेशन करवा के सिटीजनशिप ले सकते हो और उस कंट्री के सिटीजन बन सकते हो। नेचुरलाइजेशन, भाई कि नॉर्मली अगर आपके पेरेंट्स या आपका बर्थ उस नेशन में हो रहा है तो नेचुरली आप वहाँ के सिटीजन हो जाओगे। देन उसके अलावा मान लो कि किसी टेरिटरी को इंडिया जीत लेता है ना, और वो टेरिटरी इंडिया में इंक्लूड कर लेता है, तो उस टेरिटरी के जो पीपल होंगे वो भी अपने आप ही किसके सिटीजन हो जाएंगे, इंडिया के। तो ये 5 तरीके हैं जिससे कि आप इंडिया के सिटीजन बन सकते हो। अब अगर हम सिटीजनशिप ले सकते हैं तो हमारी सिटीजनशिप जा भी सकती है ना, अगर कुछ हम कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करें जिससे कि हमारी सिटीजनशिप चली जाए, तो वो 3 तरीके से जा सकती है। रिनंसिएशन, या तो हम खुद सिटीजनशिप को वो कर रहे हैं, हम किसी और कंट्री का सिटीजनशिप लेना चाहते हैं। टर्मिनेशन, या तो हमारी सिटीजनशिप को टर्मिनेट किया गया है, डिप्राइवेशन कर दे, है ना, या तो हमने किसी फ्रॉड तरीके से मान लो सिटीजनशिप लिया था, बाद में हमारी सिटीजनशिप को कैंसिल कर दिया जाए। तो इन तीनों तरीके से हमारी सिटीजनशिप जो है वो जा सकती है।
देन उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स कौन से आर्टिकल में डिफाइंड है? आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक। और ये कौन से पार्ट में आता है? पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इन्हें हम मग्नकर्ता ऑफ इंडिया बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो फंडामेंटल राइट्स है ये हमने कहाँ से लिया है? यूएसए से लिया है। देखो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसे हम क्या बोलते हैं? बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन। बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे तो हमारे पास तो पहले से कोई कॉन्स्टिट्यूशन था नहीं, तो जिन कंट्रीज़ के पास कॉन्स्टिट्यूशन था पहले उन सारी कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी किया गया। दैन जो भी चीज़ें हम उन कॉन्स्टिट्यूशन में अच्छी लगी उन चीज़ों को हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड कर लिया, इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। बट ऐसा नहीं है कि हमने एज इट इज़ बोरो किया है, हमने उसे मॉडिफाई किया है हमारी सोसाइटी के अकॉर्डिंग। ये जो फंडामेंटल राइट्स है ये हमने कहाँ से लिया है? यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से। वहाँ पर फंडामेंटल राइट्स को क्या कहा जाता था? बिल ऑफ राइट्स कहा जाता था। तो यह भी ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि फंडामेंटल राइट्स को किस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है? यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से। और जो प्रीएम्बल अभी हमने डिस्कस किया वो भी यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। फाइन। अब देखो ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये कैसे होते हैं? जस्टिसिएबल होते हैं। हमने अभी पढ़ा था प्रीएम्बल नॉन जस्टिसिएबल है, मतलब अगर प्रीएम्बल में किसी भी चीज़ को वायलेट किया जाता है तो आप कोर्ट में नहीं जा सकते, बट यदि आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो आप कोर्ट में जा सकते हो। जैसे राइट टू इक्वालिटी है हमारे पास, अगर हमारे साथ इक्वालिटी नहीं हो रही है, कोई डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, अनटचेबिलिटी लाइक कोई एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है ना हमारे साथ, तो हम डायरेक्टली कहाँ पर जा सकते हैं? उसके अगेंस्ट में कोर्ट में। तो फंडामेंटल राइट्स क्या हो गए? जस्टिसिएबल। बट ये फंडामेंटल राइट्स एब्सोल्यूट या सैक्रोसेंट नहीं है, मतलब कि परमानेंट नहीं है। कुछ कंडीशंस ऐसी होती है जब हमारे फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर दिया जाता है ना। या तो फिर जैसे हमारे रिजर्वेशन पॉलिसी दी जाती है तो जो रिजर्वेशन है वो राइट टू इक्वालिटी के अगेंस्ट है, बट इक्वालिटी के अगेंस्ट है इन द सेंस क्या कि इक्वल ट्रीटमेंट हम यहाँ नहीं दे रहे हैं। कुछ सेक्शन ऐसा है जिसको कि हम लाइक थोड़ा स्पेशल ट्रीट कर रहे हैं, बट वो ज़रूरी भी है, तो परमानेंट नहीं होते हैं। कुछ रेस्ट्रिक्शंस जो है फंडामेंटल राइट्स में भी होते हैं। एक्शन अगेंस्ट स्टेट। अब ये जो फंडामेंटल राइट्स है जनरली इनको क्या बोला जाता है कि ये नेगेटिव है कैरेक्टर में। नेगेटिव है मतलब कि क्या? ये स्टेट को कंट्रोल करके रखते हैं कि आपको ये चीज़ें नहीं करना है। अगर आप ये चीज़ें करोगे और अगर सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो गए तो आपके अगेंस्ट एक्शन लिया जा सकता है, ठीक है। तो ये अगेंस्ट स्टेट होते हैं कि लोगों को पावर दे रहे हैं स्टेट के अगेंस्ट कि अगर स्टेट इनको कुछ वायलेट कर रहा है तो आप स्टेट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर सकते हो। फाइन। तो जस्टिसिएबल होते हैं, नॉन एब्सोल्यूट होते हैं और एक्शन अगेंस्ट स्टेट, दैट मीन्स व्हाट? नेगेटिव होते हैं कैरेक्टर में। अब अभी हमने पढ़ा कि फंडामेंटल राइट्स को कहाँ से कहाँ तक डिस्कस किया है? 12 से 35 तक इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सिटीजनशिप कहाँ से कहाँ तक था? 5 to 11 और इन पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये जो आर्टिकल 12 है इसमें किसका डेफिनेशन दे के रखा है? स्टेट का। जैसे हम बोलते हैं कि फंडामेंटल राइट्स जो है वो किसके अगेंस्ट है? स्टेट के, तो वो स्टेट कौन होगा, है ना। तो यहाँ पर उस स्टेट का डेफिनेशन दे के रखा है। अब क्या डेफिनेशन है उसमें हमें नहीं जाना है, वनडे एग्जाम्स के लिए इतना ही काफ़ी है कि आर्टिकल 12 में डेफिनेशन ऑफ स्टेट दिया हुआ है। ओके। आर्टिकल 13 क्या बातें करता है? जुडिशियल रिव्यू की, कि यदि कोई लॉ लेजिस्लेचर ने बनाया और वो फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है तो जुडिशरी अपनी जुडिशियल रिव्यू की पावर यूज़ करके उस लॉ को इनकंसिस्टेंट या वॉइड डिक्लेयर कर सकती है, ठीक है। जुडिशियल रिव्यू मतलब क्या होता है? कोई सा भी लॉ लेजिस्लेचर ने बना दिया, पास हो गया, अब उसके बाद जुडिशरी उसको रिव्यू करेगी, है ना। अगर जुडिशरी को लगता है, ऐसा नहीं है कि हर बार रिव्यू करेगी, कुछ केसेस में यदि जुडिशरी को लग रहा है कि ये लॉ वायलेट कर सकता है किसी फंडामेंटल राइट को तो वो उस लॉ को रिव्यू करेंगे और उन्हें लगता है कि यस ये वायलेट कर रहा है तो वो उस लॉ को रिजेक्ट कर देंगे और लेजिस्लेचर को फिर से नया लॉ बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो पावर है जुडिशरी की वो कौन देता है? आर्टिकल 13। आर्टिकल 14 बात करता है राइट टू इक्वालिटी की। आर्टिकल 15 राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन। देन आर्टिकल 16 इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। आर्टिकल 17 एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। सो डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आ जाते हैं कि एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी कौन से आर्टिकल से रिलेटेड है? तो आर्टिकल 17 से। आर्टिकल 18 एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। टाइटल्स मतलब कि क्या? हमारे यहाँ हेरिडिटरी टाइटल्स हुआ करते थे जैसे ज़मींदार, सूबेदार वगैरह, है ना। सो ये जो टाइटल्स है वो अब आप यूज़ नहीं कर सकते हो। एकेडमिक टाइटल्स यूज़ कर सकते हो, जैसे पद्मश्री, पद्म अवार्ड्स वगैरह दिए जाते हैं, उनके लिए आप
और वो भी ऐसे रेगुलर एक्टिविटीज़ में नहीं कर सकते, बट हाँ वो टाइटल आप यूज़ कर सकते हो। मिलिट्री में बहुत सारे टाइटल्स दिए जाते हैं, बट ये जो ज़मींदार सूबेदार जो थे ये इस तरह के टाइटल्स अब आप यूज़ नहीं कर सकते। आर्टिकल 19 राइट टू फ्रीडम की बातें करता है। अब यहाँ पर जो फ्रीडम है वो हमें 6 तरह की फ्रीडम जो है वो ये आर्टिकल प्रोवाइड करता है। पहला फ्रीडम स्पीच एंड एक्सप्रेशन है ना, कि जो भी हमारे व्यूज़ हैं वो हम बोल सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। पीसफुली हम असेंबल कर सकते हैं विदाउट आर्म्स। यदि हमें गवर्नमेंट से कुछ डिमांड करना है ना, या कुछ रिक्वेस्ट करना है, तो हम पीसफुली असेंबल होके उसे गवर्नमेंट तक पहुंचा सकते हैं। एसोसिएशंस बना सकते हैं, यूनियंस बना सकते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बना सकते हैं। फ्रीली हम जहाँ भी जाएं, इंडिया में जिस भी टेरिटरी में जाना चाहें वहाँ हम जा सकते हैं। जहाँ पर भी हम रहना चाहें वहाँ हम रह सकते हैं। जिस भी प्रोफेशन को हम प्रैक्टिस करना चाहें वो हम कर सकते हैं। तो ये कौन इंश्योर करता है? आर्टिकल 19 राइट टू फ्रीडम। अब ये जो राइट टू फ्रीडम है इसमें पहले राइट टू प्रॉपर्टी भी इंक्लूडेड था, बट 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू हमने राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से हटाकर इसको हमने क्या बना दिया है? एक लीगल राइट बना दिया है। ओके, देन आर्टिकल 20 किसकी बातें करता है? प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। मतलब यदि आपको किसी ऑफेंस के लिए कन्विक्ट किया गया है तो उसके बाद भी आपके कौन कौन से राइट्स आपको मिलने चाहिए, वो कौन बातें करता है? आर्टिकल 20। आर्टिकल 21 में क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो अगर क्वेश्चन आता है राइट टू लाइफ कौन से आर्टिकल में दिया हुआ है, तो आर्टिकल 21। 21A किसकी बातें करता है? राइट टू एजुकेशन की, और इसे किसके थ्रू ऐड किया गया था? 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। अभी तक हम 3 अमेंडमेंट एक्ट डिस्कस कर चुके हैं। 42nd प्रीएम्बल ऐड किया था हमने, है ना, प्रीएम्बल में 3 वर्ड्स। देन अभी हमने 44th अमेंडमेंट एक्ट पढ़ा जिसमें हमने राइट टू प्रॉपर्टी को डिलीट किया और राइट टू एजुकेशन ऐड किया 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। इसके थ्रू हमने क्या बोला कि जो एजुकेशन होगा 6 से 14 सालों तक के बच्चों को देना कंपलसरी होगा। ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी? स्टेट की खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। ये लोगों का राइट है, फंडामेंटल राइट है कि उन्हें 6 से 14 साल तक एटलीस्ट एजुकेशन मिले। देन आर्टिकल 22 किसकी बातें करता है? प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, कि आप किसी को भी विदाउट एनी प्रूफ, विदाउट एनी वारंट अरेस्ट या डिटेन नहीं कर सकते। 23 और 24 एक्सप्लॉयटेशन की बातें करता है। 2 तरह के एक्सप्लॉयटेशन, आप ह्यूमन ट्रैफिकिंग में लोगों को एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते और ना ही आप उनसे चाइल्ड लेबर करवा सकते हो, ठीक है, जो बच्चे हैं उनसे। 25 और 28 किसकी बातें करता है? राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कि हर एक को फ्रीडम है वो अपने रिलीजन को जिस तरह से भी परफॉर्म करना चाहे वो कर सकता है विदाउट हार्मिंग अदर्स रिलीजन। ओके, सो फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस, प्रोपोगेशन, फ्रीडम कि वो अपने खुद के रिलीजन्स को मैनेज करे। आर्टिकल 26 बातें करता है कि कोई भी टैक्स जो है वो नहीं लिया जाएगा किसी भी रिलीजन को प्रमोट करने के लिए। आर्टिकल 28 बोलता है कि जितने भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस हैं आप उन्हें अटेंड कर सकते हैं। ओके, आर्टिकल 29 क्या बातें करता है? माइनॉरिटीज़ के राइट्स के बारे में, कि जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं, जो माइनॉरिटीज़ में है, उनके राइट्स को भी हमें प्रोटेक्ट करना है। राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़ टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। आर्टिकल 30 क्या बोलता है? ये जो माइनॉरिटीज़ हैं ये अपने खुद के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को इस्टेब्लिश भी कर सकती हैं और अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग एडमिनिस्टर भी कर सकती हैं। ओके, आर्टिकल 32 किसकी बातें करता है? कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ की बात करता है। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ मतलब कि क्या? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं वो सारे इस आर्टिकल के ऊपर ही बेस्ड है। मतलब अब हमने सिटीजन्स को फंडामेंटल राइट्स तो दे दिए, बट अगर इन फंडामेंटल राइट्स को फुलफ़िल करने के लिए हम स्टेट के ऊपर कोई ऑब्लिगेशन ना लगाएं तो इन फंडामेंटल राइट्स को देने और ना देने में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा, है ना। क्यों? क्योंकि अगर स्टेट को डर ही नहीं होगा कि अगर हमने फंडामेंटल राइट्स को वायलेट किया तो हमारे अगेंस्ट कोई एक्शन ले सकता है जुडिशरी, तो वो कभी भी कहीं पर भी हमारे राइट्स का वायलेशन कर सकते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ जो है वो क्या बोलता है कि यदि स्टेट इन फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन करता है तो स्टेट को पनिशमेंट मिलेगी और स्टेट को कंपनसेशन देना पड़ेगा जिस भी इंडिविजुअल के राइट्स को उन्होंने वायलेट किया है। तो ठीक है, इस फंडामेंटल राइट को अम्बेडकर ने सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा है। ओके, कौन से आर्टिकल को? आर्टिकल 32 को। देन अब ये जो फंडामेंटल राइट्स हमने अभी डिस्कस किए, ये फंडामेंटल राइट्स जो हैं ये किसको दिए जाते हैं? सिटीजन्स को दिए जाते हैं। इसके अलावा जो फॉरेनर्स होते हैं उनके पास भी ये फंडामेंटल राइट्स होते हैं, बट कुछ फंडामेंटल राइट ऐसे हैं जो केवल इंडियन सिटीजन्स के पास ही है, फॉरेनर्स के पास नहीं है। और वो फंडामेंटल राइट्स कौन से हैं?
15, 16, 19, 29 और 30। देखा गया है कई बार एग्जाम्स में कि क्वेश्चन भी पूछा जाता है ना, कि कौन से राइट्स, या तो पहले नॉर्मली पूछ लें कि क्या फंडामेंटल राइट्स केवल सिटीजन्स के पास होते हैं या कोई फॉरेनर्स वगैरह हैं तो उनको भी अवेलेबल होते हैं, तो दोनों को होते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज़ केवल सिटीजन्स के लिए होती हैं, फंडामेंटल राइट्स सिटीजन्स और फॉरेनर्स दोनों के लिए होते हैं। एक्सेप्ट कौन से फंडामेंटल राइट्स? 15, 16, 19, 29 और 30। 15 कौन सी बातें करता है? अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन। 16 इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। 19 राइट टू फ्रीडम। 29 और 30 किससे डील करता है? माइनॉरिटीज से डील करता है। ओके, देन नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसको शॉर्ट में हम DPSP भी कहते हैं। देखो, जो फंडामेंटल राइट्स है वो बोल रहे थे कि स्टेट को ये काम नहीं करना है ना। क्यों? अगर ये काम करा तो ये राइट्स इनके वायलेट हो गए तो आपको कंपनसेशन देना पड़ेगा, जुडिशरी को आंसर करना पड़ेगा। DPSP जस्ट अपोजिट है। DPSP स्टेट को बताते हैं कि आपको ये चीज़ें करनी है ना। मतलब ये क्या है? प्रिंसिपल्स है जो डायरेक्ट करते हैं स्टेट को पॉलिसी बनाने के लिए। मतलब कि जो स्टेट है उसको किस तरह से पॉलिसी बनाना है, किन प्रिंसिपल्स पर बनाना है, इनकी जो डायरेक्शंस है वो कौन देता है? DPSP। ये कौन से आर्टिकल में डिफाइंड है? 36 से 51 में। और कौन से पार्ट में है? पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, सो BR अम्बेडकर जो है उन्होंने DPSP को क्या बोला है? नॉवेल फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों? क्योंकि स्टेट की मदद कर रहे हैं, स्टेट को बता रहे हैं कि किस तरीके से उसको एडमिनिस्ट्रेशन करना चाहिए, किस तरह से उन्हें पॉलिसीज़ बनानी चाहिए। जो ग्रैनविले ऑस्टिन है उन्होंने DPSP और फंडामेंटल राइट्स दोनों को ही क्या बोला है? कॉन्साइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये जो DPSP है ये हमने कहाँ से लिया है? स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। ओके, कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है? ये हमने स्पेन के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। फंडामेंटल राइट्स और प्रीएम्बल हमने कहाँ से लिया है? USA से लिया है। ठीक है, देन अब ये जो DPSP है इसमें कुछ आर्टिकल्स पूछ लिए जाते हैं एग्जाम्स में, तो ये आपको लर्न करना पड़ेंगे। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल कि आर्टिकल 39A में क्या दिया हुआ है? इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। ये बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है। आर्टिकल 40 जिसमें कि विलेज पंचायत का ऑर्गेनाइजेशन कैसे करना है वो बातें की गई है। आर्टिकल 41 में राइट टू वर्क के बारे में दिया हुआ है ना। देन आर्टिकल 44 जिसमें कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड की बातें करते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड कहाँ पर दिया हुआ है? आर्टिकल 44 में दिया हुआ है। देन अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन की बातें हम कौन से आर्टिकल में करते हैं? आर्टिकल 45 में बातें करते हैं। देन उसके बाद वैसे तो आपको पूरा ही लर्न करना है, बट ये जो मैं बता रही हूँ ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये तो भूलना ही नहीं है। आर्टिकल 15 में सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है ये जो सेपरेशन है जुडिशरी का एग्जीक्यूटिव से, ये इसकी बातें हम कहाँ पर करते हैं? तो या तो वो पूछ ऑप्शंस में दे DPSP, तो DPSP अगर आर्टिकल के फॉर्म में पूछें तो कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 50। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज़, है ना। देखो, ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है ये ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। जैसे फंडामेंटल राइट्स है, DPSP है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ को हमने बाद में जब हमें नीड लगी तो हमने इसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया। ऐड करने के लिए हमें अमेंडमेंट करना पड़ेगा। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ को हमने किस अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया है? 42nd से एक और चीज़ क्या की थी हमने? प्रीएम्बल में भी चेंजेस किए थे। ओके, और फंडामेंटल ड्यूटीज़ को भी ऐड करा। अब ऐड किया तो कौन से आर्टिकल में इसको ऐड किया हमने? इसके लिए कौन सा आर्टिकल बनाया? आर्टिकल 51A। और कौन से पार्ट में हमने इसको ऐड किया? पार्ट 4A में, मतलब DPSP के जस्ट बाद में। DPSP 51 तक था, 51A में फंडामेंटल ड्यूटीज़, पार्ट 4 DPSP, पार्ट 4A फंडामेंटल ड्यूटीज़। और इसके लिए हमें रिकमेंड कौन सी कमेटी ने किया था? सरदार स्वरण सिंह कमेटी। तो सरदार स्वरण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन पर 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया आर्टिकल 51A पार्ट 4A में कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। ठीक है, अब ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है इसका कॉन्सेप्ट हमने कहाँ से लिया था? USSR से। ओके, अब कॉन्स्टिट्यूशन हमें कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ देता है? 11। जब हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया तब हमारे पास 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी। लेटर ऑन हम एक और फंडामेंटल ड्यूटी इसमें ऐड कर देते हैं। अब ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ को आपको जस्ट एक बार रीड करना है। वैसे तो एग्जाम्स में नहीं पूछी जाती है, बट थोड़ा सा आप रीड कर लें तो ये वर्ड्स थोड़े आपके माइंड में आप थोड़ा फैमिलियर हो जाए इनसे। ओके, नाउ पार्लियामेंट। देखो, अभी तक हमने जो भी मेन और चीज़ें थी, है ना, विद रिस्पेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन की फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, DPSP क्या होते हैं, वो डिस्कस कर लिया। अब हम किस पर मूव कर रहे हैं? लेजिस्लेचर पर मूव कर रहे हैं। लेजिस्लेचर मतलब कि क्या? पार्लियामेंट के बारे में बातें करनी है हमको। ओके, सो पार्लियामेंट में क्या आता है? तो पार्लियामेंट के 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट भी। ओके, हम हर बार प्रेसिडेंट को
हमें लगता है कि प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव का पार्ट होंगे, नहीं, बट प्रेसिडेंट किसका पार्ट है? पार्लियामेंट के पार्ट है। एग्जीक्यूटिव का तो है ही, बट वो पार्लियामेंट का भी पार्ट है। तो लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट, ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं? पार्लियामेंट बनाते हैं। कौन से आर्टिकल में दिया हुआ है? आर्टिकल 79 से 122। और कौन से पार्ट में? पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब एक एक को हमें डिस्कस करना है। सबसे पहले राज्यसभा। राज्यसभा को हम काउंसिल ऑफ स्टेट भी कहते हैं और अपर हाउस भी कहते हैं। राज्यसभा कैसा हाउस है? हमारा परमानेंट हाउस है, मतलब ये कभी भी डिसॉल्व नहीं होता है। इसकी स्ट्रेंथ कितनी है? 250 मेंबर्स है। अब ये जो 250 मेंबर्स हैं राज्यसभा में, इसमें से 238 मेंबर्स तो हम इलेक्ट करते हैं, ओके, और बाकी के जो 12 मेंबर्स हैं इनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। अभी जो प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं ये किस बेसिस पर करते हैं? जैसे किसी ने अपनी जो भी प्रोफेशन था उसमें बहुत ही स्पेशल वर्क किया, जैसे फॉर एग्जांपल स्पोर्ट्स में किसी ने बहुत अच्छा काम किया हो, सोशल वर्क में किसी ने बहुत अच्छा काम किया हो, तो उन फिगर्स या उन पर्सनालिटीज़ को जनरली प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं इन 12 मेंबर्स में, ओके। अब ये जो सीट्स का अलोकेशन है राज्यसभा में, है ना, कि किसे किस तरह से सीट्स मिलेगी, किस तरह से स्टेट्स में सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ये कहाँ पर दिया हुआ है? 4th स्केड्यूल में दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन के। एक और चीज़ आपको यहाँ याद रखना है कि जो रिजर्वेशन हम देते हैं SC और ST कम्युनिटी को, तो वो जो रिजर्वेशन है राज्यसभा में एप्लीकेबल नहीं है। लोकसभा में रिजर्वेशन है SC ST को, बट राज्यसभा में कोई रिजर्वेशन पॉलिसी एप्लीकेबल नहीं होती है। अब यहाँ पर जो मेंबर्स हैं इन्हें इलेक्ट कैसे किया जाता है? तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू। अब देखो, राज्यसभा तो परमानेंट हाउस है, वो तो डिसॉल्व होता नहीं है, तो मेंबर वहाँ पर रिटायर कैसे होंगे? तो यहाँ पर कैसे ऐसे 6 ईयर्स में वन लाइक हाफ ऑफ द मेंबर्स या 1/3 ऑफ द मेंबर्स जो हैं वो यहाँ पर रिमूव कर दिए जाते हैं, ओके। देन फिर से इलेक्शन होते हैं और फिर से नए मेंबर्स को यहाँ पर इलेक्ट किया जाता है। अब राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए लाइक आपको इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूएंसी का पार्ट होना चाहिए ना, नॉर्मल चीज़ें तो ज़रूरी हैं ही। इसके साथ साथ 30 ईयर्स ऑफ एज भी ज़रूरी है। अगर आप 30 साल से कम के हैं तो आप राज्यसभा के मेंबर नहीं बन सकते। अगर राज्यसभा का मेंबर बनना है तो 30 साल से ज़्यादा आपकी एज होनी चाहिए। फाइन। नेक्स्ट है लोकसभा। लोकसभा को हम हाउस ऑफ द पीपल और लोअर हाउस भी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं हम? हाउस ऑफ द पीपल भी बोलते हैं, लोअर हाउस भी बोलते हैं। अब लोकसभा हमारा कैसा हाउस है? टेम्पररी है, मतलब कि हर 5 साल में ये डिसॉल्व हो जाता है और नया हाउस फिर से बन जाता है। तो इसका टर्म कितना का है? 5 ईयर्स का है। इसमें कितने मेंबर्स हो सकते हैं? 552। राज्यसभा में कितने थे? 250। लोकसभा में कितने हो सकते हैं मेंबर्स? मैक्सिमम 552। अब ये जो मेंबर्स हैं इन्हें कौन इलेक्ट करता है? तो एडल्ट सिटीजन्स ऑफ इंडिया। एडल्ट सिटीजन्स कौन? जो 18 ईयर्स के अबव होंगे वो। जनरली इलेक्शन होता है और इलेक्शन के रिजल्ट में जिस भी पॉलिटिकल पार्टी को 50% से ज़्यादा सीटें, है ना, मिलती है, वो इलेक्शन जीत जाता है, गवर्नमेंट का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। यहाँ पर यदि आपको लोकसभा का मेंबर बनना है तो आपकी एज कितनी होनी चाहिए? 25 ईयर्स। राज्यसभा का मेंबर बनना है तो 30 ईयर्स, लोकसभा का मेंबर बनना है तो 25 ईयर्स, ओके। लोकसभा कैसा हाउस है? टेम्पररी हाउस है। ऐसे थोड़ा कंपेयर करके आपको लर्न करना है। यहाँ पर आपको एक अमेंडमेंट याद रखना है, 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इसमें वोटिंग एज को रिड्यूस किया गया था फ्रॉम 21 टू 18 ईयर्स। पहले हमारे यहाँ वोटिंग एज क्या थी? 21, कि 21 से अब जो होगा वही वोट दे सकता है, बट इसको बाद में रिड्यूस करके कितना कर दिया? 18 ईयर्स। और इसके लिए कौन सा अमेंडमेंट किया गया था? 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो अभी तक हम 3 से 4 अमेंडमेंट एक्ट डिस्कस कर चुके हैं। पहला 42nd, जिसमें प्रीएम्बल और फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात करी थी। 44th में हमने राइट टू प्रॉपर्टी को डिलीट किया था। 86th आर्टिकल 21A, है ना, राइट टू एजुकेशन हमने ऐड किया। 61st जिसमें कि हमने वोटिंग एज को रिड्यूस किया। अब उसके बाद पार्लियामेंट में कुछ ऑफिसर्स होते हैं, है ना। तो पहले ऑफिसर के बारे में जिसके हमें डिस्कस करना है वो है स्पीकर। स्पीकर कहाँ पर होते हैं? लोकसभा में होते हैं। तो लोकसभा में किस तरह से बिजनेस रन करेगा, कौन से सब्जेक्ट पर कब डिस्कशन होगा, कितने टाइम तक डिस्कशन होगा, ये सारा मैनेजमेंट, ये सारा जो डिसीज़न लेने का काम है ये किसका होता है? स्पीकर का होता है, ठीक है। तो स्पीकर बिल्कुल मॉनिटर की तरह होते हैं ना, जैसे हमारी क्लास में मॉनिटर्स बनाए जाते थे कि यदि टीचर नहीं होगा तो मॉनिटर क्या करेगा? पूरी क्लास को ऑब्जर्व करेगा, क्लास में शांति होनी चाहिए, है ना, बच्चे अपना काम करते रहे, ये सब ऑब्जर्व करना। वैसे ही स्पीकर का काम होता है कि पूरी असेंबली को देखना, हर एक के राइट्स को प्रोटेक्ट करना, हर एक को बोलने का मौका मिले, है ना, हर एक चीज़ों पर, हर एक लाइक बिल पर अच्छी तरीके से डिस्कशन हो। ये सारा जो
रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसके ऊपर होता है, स्पीकर के ऊपर होता है। अभी स्पीकर इलेक्ट कैसे होते हैं ना, कैसे हम स्पीकर को चूज़ करते हैं, तो स्पीकर को जितने भी मेंबर्स होते हैं लोकसभा के, उन्हीं मेंबर्स में से किसी एक को स्पीकर बना दिया जाता है इलेक्शन के रिजल्ट्स के बेसिस पर, ठीक है। अभी इलेक्शन कब होगा, कौन सी डेट पर होगा, ये डिसाइड करने का काम किसका होता है, प्रेसिडेंट का। तो प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं स्पीकर का इलेक्शन कब होगा, फिर उसके अकॉर्डिंग जो रिज़ल्ट आएगा उसमें जिस भी मेंबर को ज़्यादा वोट मिलेंगे उसको स्पीकर बना दिया जाता है। अब अगर स्पीकर को रिज़ाइन करना है तो रेजिग्नेशन लेटर जो है स्पीकर किसको देते हैं, डेप्यूटी स्पीकर को। तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, इलेक्शन डेट डिसाइड करते हैं प्रेसिडेंट, बट यदि स्पीकर को रिज़ाइन करना है तो रेजिग्नेशन लेटर स्पीकर किसको देंगे, डेप्यूटी स्पीकर को। फंक्शंस एंड पावर्स, जो जनरल फंक्शंस एंड पावर्स है वो अभी हमने डिस्कस किया, जो स्पेशल पावर्स हैं इनकी वो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं केवल। तो लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं वो जनरली जॉइंट सिटिंग यदि होती है दोनों हाउसेस की तो उसको लीड करने का काम किसका होता है, स्पीकर का होता है। जॉइंट सिटिंग क्या होती है, जैसे कोई सा भी बिल लॉ कब बनता है, जब वो लोकसभा से भी पास हो, राज्यसभा से भी पास हो और प्रेसिडेंट भी उसको अपना एसेंट दे दे। बट मान लो कोई सा बिल लोकसभा ने तो पास कर दिया बट वो राज्यसभा से पास हो ही नहीं रहा है ना, या राज्यसभा ने पास कर दिया लोकसभा से पास नहीं हो रहा है, ना तो अदर हाउस जो है उसको रिजेक्ट कर रहा है, मतलब ना तो मना कर रहा है ना पास कर रहा है, वो बस ऐसे बीच में अटक गया है। तो फिर प्रेसिडेंट क्या करते हैं, उस बिल को पास करवाने के लिए जॉइंट सिटिंग बुलाते हैं। वो जॉइंट सिटिंग बुलाई जाती है, उस जॉइंट सिटिंग में लोकसभा के मेंबर्स, राज्यसभा के मेंबर्स सब साथ में बैठते हैं। तो अब दोनों के मेंबर्स हैं, तो अब यहाँ पर उस मीटिंग को लीड कौन करता है, तो स्पीकर करते हैं। राज्यसभा के जो चेयरमैन है वो इस मीटिंग को लीड नहीं करेंगे, कौन लीड करेगा, स्पीकर। जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस अप्लाई होंगे यहाँ पर वो भी किसके होंगे, लोकसभा के। ओके, देन उसके बाद जो डिसक्वालिफिकेशन से रिलेटेड केसेस होते हैं किस बेसिस पर, डिफेक्शन के बेसिस पर, तो उसको डिसाइड करने का काम जो है वो भी किसका होता है, स्पीकर का। और ये जो डिफेक्शन है वो कहाँ पर डिफाइंड है, 10th स्केड्यूल में, और इसको हमने किस अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया था, 52nd। डिफेक्शन क्या होता है, एंटी डिफेक्शन लॉ है ना, जो दर बदला कानूनी है ना, कानून मतलब पॉलिटिकल पार्टीज़ को जो चेंज कर लिया जाता है। जैसे मान लो इलेक्शन हुआ तो वो बीजेपी में थे, इलेक्शन जीत गए, 1 साल 2 साल बाद मान लो वो बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में चले जाते हैं, तो क्या होगा, वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि जिस पॉलिटिकल पार्टी से वो जीते थे उस पॉलिटिकल पार्टी को उन्होंने छोड़ दिया, तो उसी को हम बोलते हैं एंटी डिफेक्शन। ओके, अगर ऐसा कोई करता है तो उसको डिस्क्वालीफाई करना है या नहीं करना है वो डिसीजन किसका होता है, स्पीकर का होता है। और ये कहाँ पर दिया हुआ है, 10th स्केड्यूल में, और किस अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू हमने ऐड किया था इसको, 52nd। उसके बाद कोई भी बिल जब लोकसभा में आता है तो वो बिल मनी बिल होगा या नहीं होगा वो डिसाइड करने का काम भी किसका होता है, केवल लोकसभा के स्पीकर का। राज्यसभा के चेयरमैन का कोई राइट नहीं है किसी भी बिल को मनी बिल बोलना है या नहीं बोलना है। कौन डिसाइड करता है कोई सा भी बिल मनी बिल होगा या नहीं होगा, लोकसभा। देन ये हाउस को सस्पेंड कर सकते हैं अगर हाउस में क्वारम ना हो तो। क्वारम क्या होता है, मिनिमम नंबर जो रिक्वायर होता है जो भी हाउस है उसके बिजनेस को चलाने के लिए। ओके, अभी हम आगे जब लेक्चर थोड़ा कंटिन्यू करेंगे तो उसमें हम आगे और इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। ही डज़ नॉट वोट इन द फर्स्ट इंस्टेंस बट एक्सरसाइज कास्टिंग वोट, मतलब जब भी वोटिंग होता है तो ये पहले टाइम में वोट नहीं करते, बट मान लो टाई वाली कंडीशन आ गई है तो ही केवल ये अपना वोट देते हैं। फाइन, सो आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया होगा। देन डेप्यूटी स्पीकर, तो जो पावर स्पीकर के पास है वही सेम पावर किसकी होती है, डेप्यूटी स्पीकर की होती है। केवल 2-3 चीज़ें यहाँ डिफ़र करती है। देखो, एक तो वही कि इन्हें भी वैसे ही अपॉइंट किया जाता है जैसे स्पीकर को किया जाता है ना, अमंग द मेंबर जो असेंबली है उन्हीं में से किसी एक को डेप्यूटी स्पीकर बना दिया जाता है इलेक्शन के रिजल्ट के बेसिस पर। अब यहाँ पर जो इलेक्शन कब होगा, किस तरह से होगा, ये यहाँ पर कौन डिसाइड करते हैं, स्पीकर। स्पीकर का इलेक्शन डेट कौन डिसाइड कर रहे थे, प्रेसिडेंट, बट यहाँ पर कौन डिसाइड करते हैं, स्पीकर डिसाइड करते हैं। यदि डेप्यूटी स्पीकर को रिज़ाइन करना है तो वो किसको लिख कर देंगे, स्पीकर को लिख कर देंगे। ठीक है, हमने पढ़ा था स्पीकर को रिज़ाइन करना है तो वो किसको लिख कर देंगे, डेप्यूटी स्पीकर को, और डेप्यूटी स्पीकर को रिज़ाइन करना है तो किसको लिख कर देंगे, स्पीकर को लिख कर देंगे। ओके, बाकी फंक्शंस पावर्स जो है वो इनके बिल्कुल सेम है, इसलिए हम यहाँ पर फिर से उसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं। अब बात आती है चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। देखो, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा बिल्कुल सिमिलर है स्पीकर ऑफ लोकसभा। लोकसभा में जो हाउस को लीड करता है, प्रिसाइड करता है, उसको हम स्पीकर बोलते हैं,
और वही राज्यसभा में उसको हम स्पीकर ना बोलकर क्या बोल देते हैं, चेयरमैन बोल देते हैं, ठीक है। अब ये जो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के, ये एक्चुअली वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। तो जो भी पर्सन वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनता है वो अपने आप ही क्या बन जाता है, राज्यसभा का चेयरमैन भी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन बन जाता है। एक्स ऑफिशियो मतलब कि क्या होता है, किसी एक पोस्ट पर यदि आप हो तो आप दूसरी पोस्ट पर भी अपने आप ही अपॉइंट हो जाते हो, है ना, कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो आप तो चेयरमैन भी बनोगे आप राज्यसभा के। पावर्स एंड फंक्शंस जो होती है चेयरमैन ऑफ राज्यसभा की, वो भी सिमिलर ही होती है स्पीकर के, है ना। बस दो पावर जो है वो स्पीकर के पास ही होती है, राज्यसभा के चेयरमैन के पास नहीं होती है ना। स्पेशल पावर्स होती है स्पीकर के पास। वो दो स्पेशल पावर कौन सी है, एक हमने डिस्कस किया था अभी, जॉइंट सिटिंग, कि अगर जॉइंट सिटिंग होती है तो उसको प्रिसाइड कौन करता है, केवल स्पीकर। कोई सा भी बिल, मनी बिल होगा या नहीं होगा, ये डिसाइड करने का काम भी किसका होता है, केवल स्पीकर का होता है। यही दो चीज़ों में इन दोनों की पावर्स अलग है, अदरवाइज दोनों की पावर सेम है। जैसे वहाँ पर एंटी डिफेक्शन से रिलेटेड कोई केसेस होते हैं तो उसमें मेंबर को डिस्क्वालीफाई करना है या नहीं करना है, वो कौन डिसाइड करता है, स्पीकर। और यहाँ पर कौन डिसाइड करते हैं, चेयरमैन। सारी पावर सेम है, बस ये दोनों पावर जो है वो डिफर करती है। ये केवल किसके पास है, स्पीकर के पास है, चेयरमैन के पास नहीं है। देन उसके बाद डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। डेप्यूटी चेयरमैन भी सिमिलर ही होते हैं, है ना, बट जैसे वहाँ पर चेयरमैन कौन है, वाइस प्रेसिडेंट। अब डेप्यूटी चेयरमैन कहाँ से आएंगे, तो जो भी राज्यसभा के मेंबर्स हैं उन्हीं के बीच में इलेक्शन करवाया जाता है। इलेक्शन के बेसिस पर जो रिजल्ट आता है उसके में डेप्यूटी चेयरमैन को इलेक्ट किया जाता है, ठीक है। अब डेप्यूटी चेयरमैन की भी पावर सिमिलर ही है, जैसे चेयरमैन की होती है, जैसे स्पीकर की होती है। अगर इन्हें ऑफिस से रिज़ाइन करना है तो अपना रेजिग्नेशन लेटर जो है ये किसको देंगे, चेयरमैन को देंगे, ओके, मतलब कि वाइस प्रेसिडेंट को देंगे। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं पार्लियामेंट से रिलेटेड, जो कई बार ऐसे क्वेश्चंस बन जाते हैं एग्जाम्स में, है ना, तो वो हम डिस्कस कर लेते हैं। आई होप कि आपको अभी तक का पूरा सेशन समझ में आ रहा होगा, है ना। यदि आपको कुछ भी डाउट्स आते हैं यहाँ तक तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। सबसे पहला है विप। विप क्या होता है, जस्ट लाइक मॉनिटर होता है मेरी क्लास का, वैसा ही यहाँ पर विप का काम होता है। विप क्या करता है, हर एक पॉलिटिकल पार्टी जो है एक्चुअली अपने अपने विप को इलेक्ट करता है ना, और उस विप को अपॉइंट करता है ये देखने के लिए कि उनके पॉलिटिकल पार्टीज़ के जितने भी मेंबर्स हैं वो रेगुलरली सेशंस अटेंड करते हैं या नहीं करते हैं, है ना। अगर एब्सेंट हो रहे हैं तो कितने दिन के लिए एब्सेंट हो रहे हैं, है ना, किस तरह का उनका बिहेवियर है, वो पॉलिटिकल पार्टीज़ ने जो डिसाइड किया है उनकी बातों को मानते हैं या नहीं मानते हैं, जो उन्हें बोला गया था उस अकॉर्डिंग वो वोट करते हैं सेशन में या नहीं करते हैं। ये सारा जो रेगुलेटिंग का काम है, रेगुलेशन लाइक सबको चेक करना जो है वो कौन करता है, व्हीप करता है, ठीक है। तो ये एक ऑफिसर है जो अपॉइंट कर दिया जाता है पॉलिटिकल पार्टीज़ के द्वारा। एडजॉर्नमेंट। एडजॉर्नमेंट मतलब क्या होता है, सस्पेंशन ऑफ वर्क ऑफ पार्लियामेंट फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड। मतलब कि देखो हम कई बार न्यूज़ में देखते हैं, है ना, लोकसभा में, राज्यसभा में क्या होता है, कुर्सियाँ टूट जाती है ना, पेजेस फाड़ दिए जाते हैं, इस तरह का व्यू जो है वो हम देखते रहते हैं। तो जब ये बहुत ज़्यादा हो जाता है तो जो स्पीकर है या जो चेयरमैन है वो क्या करते हैं, हाउस को सस्पेंड कर देते हैं। उसी को हम पॉलिटिक्स के टर्म्स में या पॉलिटी के टर्म्स में क्या बोलते हैं, एडजॉर्नमेंट। अब यहाँ पर क्या होता है, स्पीकर या चेयरमैन बोल देंगे कि सेशन को एडजॉर्न किया जा रहा है 1 हफ्ते के लिए, 1 दिन के लिए, 1 घंटे के लिए। मतलब यहाँ पर टाइम डिसाइड है कि इतने टाइम के बाद हम फिर से मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, एडजॉर्नमेंट। एडजॉर्नमेंट साइन डाई क्या होता है, जहाँ पर टाइम फिक्स नहीं होता है। यहाँ पर भी सस्पेंशन ऑफ वर्क, पार्लियामेंट को सस्पेंड किया जा रहा है, बट यहाँ पर कितने टाइम के लिए सस्पेंड किया जा रहा है वो यहाँ पर बताया हुआ नहीं है। एडजॉर्नमेंट में जो टाइम है वो स्पेसिफाइड होता है, एडजॉर्नमेंट साइन डाई में टाइम स्पेसिफाइड नहीं होता है। देन उसके बाद है प्रोरोगेशन। प्रोरोगेशन क्या होता है, जैसे ही स्पीकर या चेयरमैन जो हाउस है उसको एडजॉर्न साइन डाई डिक्लेयर कर देते हैं। एडजॉर्न साइन डाई डिक्लेयर जनरली कब होता है, जब हाउस का सेशन ख़त्म हो जाता है। हाउस में 3 सेशंस होते हैं हमारे, ओके, बजट सेशन होता है, विंटर सेशन होता है और समर सेशन होता है। तो जब ये एक पूरा सेशन ख़त्म होने वाला होता है तो स्पीकर और जो चेयरमैन होंगे वो पहले एडजॉर्नमेंट साइन डाई डिक्लेयर कर देते हैं, फिर प्रेसिडेंट एक फ्रेश नोटिस निकालते हैं जिसमें कि वो हाउस को प्रोरोगेट करते हैं। प्रोरोगेट करते हैं मतलब कि क्या, हाउस को कुछ टाइम के लिए जो पूरा उसका सेशन है ना, वो बताया जाता है कि सेशन पूरा कंप्लीट हो गया है तो अभी हाउस जो है वो छुट्टी पर चल रहा है, ओके। तो उसके लिए वो जो नोटिस निकालते हैं उसको वो क्या बोलते हैं, प्रोरोगेशन बोलते हैं, ओके। और प्रोरोगेशन कौन डिक्लेयर करता है, प्रेसिडेंट डिक्लेयर करते हैं। कॉरम अभी हमने डिस्कस किया था। तो कॉरम क्या होता है, मिनिमम नंबर जो रिक्वायर्ड होता है हाउस में ट्रांजैक्ट करने के लिए बिजनेस को। जैसे फॉर एग्जांपल कि लोकसभा में 552 मेंबर्स होते हैं, है ना।
अब लोकसभा में 552 मेंबर्स हैं, तो ऐसा तो होता नहीं है कि सारे मेंबर्स प्रेजेंट हो, है ना, या सारे मेंबर्स एब्सेंट हो, या ऐसा भी नहीं है कि मान लो कि एक ही मेंबर हाउस में आया हो और एक स्पीकर हो और बिज़नेस को हम कंटिन्यू कर ले, 2 मेंबर है तो कंटिन्यू कर ले, नहीं, एक मिनिमम नंबर होना चाहिए, है ना, तभी बिज़नेस जो है वो चल सकता है, मतलब तभी लोकसभा में कोई भी डिस्कशन हो सकता है। यदि उतने नंबर लोकसभा में नहीं है तो लोकसभा में कोई डिस्कशन नहीं होगा, और वो नंबर कितना होता है, 1/10। डैट मीन्स वॉट, कि अगर 56 मेंबर्स लोकसभा में प्रेजेंट होंगे तो ही किसी भी मैटर पर लोकसभा में डिस्कशन होगा, चाहे वो फिर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से हो। अगर 56 मेंबर्स नहीं है लोकसभा में तो कोई भी डिस्कशन लोकसभा में नहीं होगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, कॉरम। तो कॉरम है या नहीं है उसे डिसाइड करने का काम किसका होता है, स्पीकर का होता है। फाइन, ओके। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पासिंग ऑफ ऑर्डिनरी बिल इन पार्लियामेंट। अब देखो, पार्लियामेंट का मेन काम क्या होता है, बिल को पास करना। बिल जब पास हो जाता है तो वो क्या बन जाता है, लॉ बन जाता है, एक्ट बन जाता है। तो इसके लिए क्या प्रोसीजर होती है, कई बार इसका जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है ये एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है, इसलिए हमें यहाँ पे इसको डिस्कस करना ज़रूरी है। जब भी हमें कोई बिल पार्लियामेंट में लेकर आना होता है तो सबसे पहले उस बिल को प्रेजेंट करना होगा, है ना। तो जो पहली रीडिंग होती है उसको हम फर्स्ट रीडिंग कहते हैं, और यहाँ पर क्या होता है, प्रेजेंटेशन होता है, मतलब कि बिल को केवल यहाँ पर प्रेजेंट किया जाता है। जो भी मेंबर उस बिल को लेकर आ रहा है उस बिल को प्रेजेंट किया जाता है, उसका टाइटल लोग सभी को बताया जाता है कि ये टाइटल है, ये सब्जेक्ट है, इस बिल को ये मेंबर जो है वो प्रेजेंट कर रहे हैं। सेकेंड रीडिंग, ये एरोस थोड़े गलत हो गए ना, इस तरीके से एक और कहाँ गया, यस, इस तरीके से ही, है ना। फर्स्ट रीडिंग हो गई, फिर सेकेंड रीडिंग। सेकेंड रीडिंग में हम क्या करते हैं, फिर थोड़ा जनरल डिस्कशन करते हैं। उसके बाद जो स्पीकर और अगर राज्यसभा है तो चेयरमैन पूरे हाउस को कमिटीज़ में डिवाइड कर देते हैं, है ना, छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं। हर एक ग्रुप का अपना एक फंक्शन होता है, हर एक ग्रुप अपने अकॉर्डिंग जो भी पूरे बिल के प्रोविजंस है उस पर पूरा इन्वेस्टिगेशन कर कर लाते हैं, उसके पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट्स लेकर आते हैं, फिर उसके ऊपर डिस्कशन होता है ना। फिर उसके बाद उस पर वोटिंग होती है, कंसीडरेशन स्टेज, कि कौन से पॉइंट को हमें इंक्लूड करना है, कौन से पॉइंट को हमें हटाना है। तो ये सारी एक्टिविटी हम किस में करते हैं, सेकेंड रीडिंग में। फिर थर्ड रीडिंग में क्या होता है, फिर से अगेन थोड़ा बहुत डिस्कशन होता है बिल के ऊपर, वोटिंग वगैरह सब सेकेंड स्टेज में हो जाती है। थर्ड रीडिंग में फिर से हम एक थोड़ा जनरल डिस्कशन करते हैं, यदि अभी भी कुछ खामियां लगती है हमें या कुछ और अभी हमको ऐड करना है, डिलीट करना है ना, तो इस तरह का कोई जो भी डिस्कशन होता है वो हम थर्ड रीडिंग में करते हैं। जनरली इसमें कुछ भी एडिशन डिलीशन नहीं किया जाता है क्योंकि वोटिंग वगैरह हो जाती है। एक जनरल डिस्कशन जो है वो थर्ड रीडिंग में होता है। फिर यहाँ से भी फिर से अगेन वो पास हो जाता है तो वो कहाँ पर भेज दिया जाता है, सेकेंड हाउस में। सेकेंड हाउस में फिर से फर्स्ट रीडिंग, सेकेंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग, फिर से यहाँ पर अगर वो पास हो जाता है तो फिर वो कहाँ पर भेजा जाता है, प्रेसिडेंट के पास। अगर प्रेसिडेंट भी अपना असेंट दे देते हैं उस बिल को तो वो बिल जो है फाइनली क्या बन जाता है, लॉ बन जाता है। ठीक है। अब उसके बाद एक टर्म हमने पढ़ा था अभी, मनी बिल। तो जनरली जो बिल हम पेश करते हैं लोकसभा में या राज्यसभा में वो दो तरह के होते हैं। एक होता है ऑर्डिनरी बिल और एक होता है मनी बिल। मनी बिल में जनरली किस तरह की चीज़ें होती है, जो फाइनेंस से रिलेटेड होती है, टैक्सेस वगैरह से रिलेटेड होती है। तो जो मनी बिल होता है इसमें लोकसभा ज़्यादा पावरफुल होता है इन कंपैरिजन टू राज्यसभा। कैसे, पहला कंडीशन अभी हमने पढ़ा था कि कोई सा भी बिल मनी बिल होगा या नहीं होगा ये डिसाइड करने का काम किसका होता है, केवल स्पीकर का। अगर स्पीकर ने अगर एक बार बोल दिया कि ये बिल मनी बिल होगा तो उनका डिसीजन फाइनल होता है। अब ये जो मनी बिल होता है ये केवल और केवल लोकसभा में ही पेश किया जाता है, राज्यसभा में इसको पेश नहीं किया जाता। लोकसभा में पेश किया जाता है, उसके बाद वो राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा में डिस्कशन होगा, बट राज्यसभा के पास बहुत ही लिमिटेड पावर होती है मनी बिल के टर्म्स में। मनी बिल के टर्म्स में सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन होता है, लोकसभा। अभी बिल केवल कहाँ पर पेश किया जाता है, फर्स्ट टाइम लोकसभा में। अब इसको पेश करने से पहले किसकी परमिशन लेनी पड़ती है, प्रेसिडेंट की। ठीक है। सो राज्यसभा के पास लिमिटेड पावर होती है मनी बिल में। मनी बिल में पावरफुल कौन होता है, लोकसभा। कोई सा भी बिल मनी बिल होगा या नहीं होगा कौन डिसाइड करते हैं, स्पीकर डिसाइड करते हैं। ठीक है। और पहले किसकी परमिशन लेनी पड़ती है मनी बिल को पेश करने के, प्रेसिडेंट की। सो आई होप आपको इतनी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और मनी बिल का जो डेफिनेशन है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से आर्टिकल में दिया हुआ है, आर्टिकल 110 में दिया हुआ है। ओके। अब यहाँ पर हमारा पूरा जो पार्लियामेंट वाला पार्ट है वो कंप्लीट हो गया है ना। कॉन्स्टिट्यूशन के जो बेसिक्स हैं वो हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब यहाँ से हमें डिस्कस करना है एग्जीक्यूटिव्स के बारे में। प्रेसिडेंट की क्या पावर्स है, पीएम की क्या पावर्स है ना, चीफ मिनिस्टर, गवर्नर की क्या पावर्स है ये।
फर्स्ट एग्जीक्यूटिव जो है हमारे वो होते हैं प्रेसिडेंट। ओके, एग्जीक्यूटिव हमने हमारी लास्ट क्लासेस में भी डिस्कस किया था। एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं? जो भी लेजिस्लेचर ने लॉ बनाए है ना, लेजिस्लेचर ने क्या करा है, लॉ बनाया है, उनको इम्प्लीमेंट करने का या उन्हें एग्जीक्यूट करने का जो काम है वो किसका होता है? एग्जीक्यूटिव का होता है। ठीक है, एग्जीक्यूटिव जो है वो दो तरह के होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए ना। एग्जीक्यूटिव दो तरह के होते हैं, टेम्पररी एंड परमानेंट। टेम्पररी में कौन आएंगे? जितने भी हमारे पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, है ना, लाइक सीएम, पीएम, एंड देन एग्जीक्यूटिव जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सब आ जाएंगे ना। देन परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स कौन होते हैं? जितने भी हमारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं वो हमारे कौन होते हैं? परमानेंट एग्जीक्यूटिव। ठीक है, सो उसमें हम सबसे पहले जो एग्जीक्यूटिव है हमारे वो डिस्कस करने वाले हैं प्रेसिडेंट। एक्चुअली प्रेसिडेंट किसका पार्ट है? हमने कल भी डिस्कस किया था हमारे लेक्चर में, पार्लियामेंट का। ठीक है, अदर दो पार्ट्स कौन से हैं पार्लियामेंट के? लोकसभा एंड राज्यसभा। ओके, नाउ what is the qualification required to become a president? He must be citizen of India, है ना, then he completed 35 years of age। लोकसभा में हमने कितना एज देखा था? 25 ईयर। राज्यसभा में 30 ईयर। और प्रेसिडेंट के लिए कितनी मिनिमम एज होना चाहिए? 35 ईयर्स, है ना। ऐसे थोड़ा लिंक करके लर्न करोगे तो बहुत जल्दी लर्न होगा। क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज ए मेंबर ऑफ लोकसभा। क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज है? सबसे पहला तो कि सिटीजन होने चाहिए इंडिया के, 35 ईयर्स ऑफ एज होनी चाहिए। देन उसके बाद जो भी लोकसभा का मेंबर बनने के लिए क्वालिफिकेशंस चाहिए वो सारी क्वालिफिकेशंस भी इनके पास होनी चाहिए। ओके, यहाँ पर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है दैट प्रेसिडेंट शुड बी क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा। ओके, तो आपको यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है किसका लाइक कौन से हाउस का क्वालिफिकेशन होना चाहिए उनके पास एज अ मेंबर लोकसभा का। ठीक है, नाउ नॉट होल्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। उन्होंने किसी भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड करके नहीं रखना चाहिए। बट ये आप जिसको ये चीज़ आपको याद रखना है कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी डिफाइन नहीं है, केवल ऑफिस ऑफ प्रॉफिट वर्ड लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या होगा वो डिफाइन नहीं है, तो इसकी डेफिनेशन कौन देता है? कोर्ट देते हैं टाइम टू टाइम। ओके, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या होता है? मतलब ऐसा कोई भी इंस्टीट्यूट या ऐसी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए जहाँ पर गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट हो और जहाँ से आपको पैसे मिल रहे हो। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। तो क्या क्या क्वालिफिकेशंस हो गए? ही मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, 35 ईयर्स ऑफ एज होनी चाहिए। लोकसभा के मेंबर के लिए जितनी भी क्वालिफिकेशन चाहिए वो इनके पास होनी चाहिए और कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में ये इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। ओके, टेन्योर इनका क्या होता है? 5 ईयर्स होते हैं, 5 ईयर्स होता है। रेजिग्नेशन लेटर किसको देते हैं? ये वाइस प्रेसिडेंट को देते हैं। ठीक है, ये मैंने पहले भी बताया कि अगर इस तरह से रेजिग्नेशन लेटर पूछते हैं तो हमेशा आप इसको वाइस वर्सा कर दिया करें, है ना। जैसे स्पीकर किसको देंगे? डेप्यूटी स्पीकर को। डेप्यूटी स्पीकर किसको देंगे? स्पीकर को। वैसे ही प्रेसिडेंट किसको देंगे? वाइस प्रेसिडेंट को। वाइस प्रेसिडेंट किसको देंगे? प्रेसिडेंट को। ठीक है, इस तरह से। ओथ ऑफ प्रेसिडेंट जो है वो कौन लाइक प्रेसिडेंट को ऑथ दिलाने का वर्क जो है वो कौन करता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, देन और यस देन उसके बाद इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, मतलब प्रेसिडेंट को इलेक्ट कैसे किया जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ओके, नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल बट बाय मेंबर्स ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्ट ऑफ, मतलब हम प्रेसिडेंट के लिए डायरेक्ट इलेक्शन नहीं करवाते हैं। ओके, सो ये कैसे अपॉइंट होते हैं? इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू अपॉइंट होते हैं। अब इसमें कौन कौन इन्वॉल्व होता है ये आपको बहुत अच्छी से पढ़ना है। इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव मेंबर्स ऑफ द स्टेट, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या बोला है? केवल हाउस ऑफ पार्लियामेंट मतलब लोकसभा और राज्यसभा, इनके कौन से मेंबर? केवल इलेक्टेड मेंबर्स। ओके, सो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं राज्यसभा में, कितने होते हैं? 12। तो वो यहाँ पर पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। लोकसभा में भी पहले 2 मेंबर्स नॉमिनेटेड होते थे जो एंग्लो कम्युनिटी से होते थे, है ना, बट अभी इसको हटा दिया है। सो ये जो भी नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं वो इसका पार्ट नहीं होंगे। देन सेम नॉमिनेटेड मेंबर्स यदि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के हैं तो वो भी यहाँ पर नहीं होंगे। और एक और चीज़ आपको याद रखना है कि जो काउंसिल होती है ना, स्टेट काउंसिल, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, इसके मेंबर्स भी यहाँ पर नहीं होते हैं। एंड इलेक्टेड मेंबर्स ही होंगे किसके? दिल्ली एंड पुडुचेरी के भी। देखो, नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल डू नॉट पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। मतलब केवल और केवल इलेक्टेड मेंबर्स, कहाँ के इलेक्टेड मेंबर्स? लोकसभा और राज्यसभा के,
केवल स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के इलेक्टेड मेंबर, काउंसिल के मेंबर हम नहीं लेते हैं, ओके। और जो यूनियन टेरिटरीज हैं दिल्ली एंड पुडुचेरी, वहाँ के भी केवल इलेक्टेड मेंबर्स। इन्हीं के बीच में क्या होता है, यही इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं और जो भी रिजल्ट निकलता है उसके बेसिस पर प्रेसिडेंट को इलेक्ट कर लिया जाता है। कितने 10 ईयर के लिए किया जाता है? 5 ईयर्स के लिए किया जाता है। एज कितनी होनी चाहिए? 35 ईयर्स होनी चाहिए। किस हाउस की मेंबरशिप के लिए क्वालिफाइड होने चाहिए? लोकसभा की। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में इन्वॉल्व नहीं होने चाहिए, ठीक है। इतने सारे फैक्ट्स हमने डिस्कस किए। अब मान लीजिए जो भी इलेक्शन हुआ है उसमें कुछ डिस्प्यूट्स हो जाते हैं, तो वहाँ पर उन डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने का काम कौन करेंगे? केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट। इलेक्शंस जो होते हैं प्रेसिडेंट के, इनको कंडक्ट कौन करवाता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। बट अगर इलेक्शन से रिलेटेड डिस्प्यूट्स कुछ हो जाते हैं तो वो कौन हैंडल करेगा? उन्हें कौन रिजॉल्व करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेंगे, ठीक है। अब प्रेसिडेंट को अपॉइंट तो कर दिया हमने, अब हमारे पास प्रेसिडेंट को रिमूव करने की प्रोसीजर भी होनी चाहिए। तो जो प्रेसिडेंट की रिमूव करने की प्रोसीजर होती है उसको हम बोलते हैं इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। अब इसमें क्या लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट को कब हम हटा सकते हैं? तो अगर प्रेसिडेंट वायलेशन करे कॉन्स्टिट्यूशन का, ओके। अब वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन ने डिफाइन नहीं किया है। सो ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर है? कोर्ट के ऊपर। केस टू केस के बेसिस पर वो वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को भी डिफाइन करते हैं। एक और चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में क्या डिफाइन नहीं थी? ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बन सकते हैं, ओके। नाउ प्रोसीजर क्या होती है? अब ये तो हमने देख लिया कि जो प्रोसीजर है प्रेसिडेंट को हटाने की, उसको हम क्या बोल रहे हैं? इम्पीचमेंट। अभी इम्पीचमेंट हमको लेकर कैसे आना है, ठीक है। तो इसकी एक प्रोसीजर होती है, क्या है कि जो चार्जेस हैं उन्हें साइन किए जाने चाहिए 1/4 मेंबर के द्वारा। मतलब अगर मान लेते हैं कि लोकसभा चाह रहा है कि जो प्रेसिडेंट है वो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन काम नहीं कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर रहे हैं, तो उनके अगेंस्ट में वो चार्जेस फाइल करते हैं, ठीक है। तो ये जो चार्जेस हैं इनको सपोर्ट करना चाहिए 1/4 मेंबर किसके? लोकसभा के। अगर लोकसभा में स्टार्ट हुआ है तो, अगर राज्यसभा में स्टार्ट हुआ है तो 1/4 मेंबर, ओके। कितना होगा? लोकसभा में मेंबर्स होते हैं 542, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 13 14, 4 8 ज़ा, मतलब कम से कम 138 मेंबर्स जो है वो इसको सपोर्ट करना चाहिए। अगर 138 मेंबर इसको सपोर्ट करते हैं तो ये जो इम्पीचमेंट मोशन होगा उसे स्पीकर एक्सेप्ट कर लेंगे, ओके। और फिर स्पीकर क्या करेंगे? डिसाइड करेंगे डेट कि कब हम इस मोशन के ऊपर डिस्कशन करेंगे हाउस में, ओके। बट इसके साथ साथ आपको 14 डेज का नोटिस भी देना पड़ेगा प्रेसिडेंट को कि आपके अगेंस्ट ये सारी चीज़ें स्टार्ट होने वाली है ना, 14 दिन पहले ही उनको बताना पड़ेगा। तो पहली कंडीशन तो क्या है कि 1/4 मेंबर सपोर्ट करना चाहिए, 14 डेज़ का नोटिस आपको प्रेसिडेंट को पहले ही देना पड़ेगा। अब ये दोनों प्रोसीजर हो जाती है, उसके बाद पूरा डिस्कशन होता है, देन वोटिंग होती है इम्पीचमेंट मोशन के ऊपर। अब उस वोटिंग में जो रिजल्ट है उसमें वो जो इम्पीचमेंट रेजोल्यूशन है, या मोशन भी हम बोल सकते हैं, इम्पीचमेंट रेजोल्यूशन है, वो कितने मेंबर्स के द्वारा साइन किया जाना चाहिए? 2/3 मेंबर ऑफ द हाउस। मतलब जो हाउस में मान लीजिए 552 है तो इसका जो भी 2/3 पार्ट होगा वो मेंबर इस रेजोल्यूशन को सपोर्ट करना चाहिए, है ना। अगर इनसे कम मेंबर सपोर्ट करेंगे तो रेजोल्यूशन फेल हो जाएगा और प्रेसिडेंट को हटाया नहीं जाएगा। अगर 2/3 मेंबर या उससे ज़्यादा सपोर्ट कर देते हैं तो प्रेसिडेंट को उनकी पोस्ट से हटाया जा सकता है, ओके। सो ये क्राइटेरियाज जो है आपको याद रखना है। पहला क्या है? 1/4 है, देन 14 डेज है, देखो ये 1/4 तो 14 डेज एंड देन फिर 2/3, ओके। अभी तक किसी भी प्रेसिडेंट को हमारे यहाँ इम्पीचमेंट रेजोल्यूशन के थ्रू रिमूव नहीं किया गया है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। नाउ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिलेटेड टू प्रेसिडेंट, ठीक है। देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया है कि जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड अमेंडमेंट्स हो गए, ये स्पेशली जो आर्टिकल्स प्रेसिडेंट से डील करते हैं ना, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैंने यहाँ पर एक ही जगह आपके लिए डाल दिए हैं ताकि जब आप रिवाइज करें तो आपको सारे फैक्ट्स एक ही जगह पर मिल जाए। सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो आपको याद रखना है वो है 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। देखो 2 अमेंडमेंट्स ही याद रखना है आपको प्रेसिडेंट के रिस्पेक्ट में, और दोनों लर्न करना ईजी है। 24 और फिर 42 रिवर्स कर दो, ठीक है। 24th ये बोलता है कि प्रेसिडेंट जो है वो ऑब्लिगेटरी है उसका असेंट देने के लिए किसको? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को। देखो कॉन्स्टिट्यूशनल
अमेंडमेंट बिल क्या होता है, मान लो कुछ भी कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करना है या डिलीट करना है, तो उसको कोई एक मेंबर अकेला तो कर नहीं सकता, उसके लिए पूरा एक प्रोसीजर है ना। तो उसके लिए जो बिल पेश होता है उसको हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। और ऐसा नहीं है कि हम जो चाहें वो ऐड या जो चाहें वो डिलीट कर सकते हैं, है ना। इसके लिए भी गवर्नमेंट के ऊपर या पार्लियामेंट के ऊपर कुछ लिमिटेशंस हैं। ओके, सो ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल था जो कब आया था, 1971 में, जो कि 24th नंबर का था। इसमें क्या लिखा था कि प्रेसिडेंट जो है उन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पर साइन करना ही पड़ेगा, चाहे प्रेसिडेंट चाहे या ना चाहे। ओके, सेकेंड क्या है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ये क्या बोलता है कि मिनिस्ट्रियल एडवाइस जो होंगी वो प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग होंगी। मतलब कि क्या हुआ, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है ना, जिसको असिस्ट कौन करते हैं, पीएम करते हैं। तो अगर ये कोई भी एडवाइस देते हैं, किसको, प्रेसिडेंट को देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एडमिनिस्ट्रेशन, तो प्रेसिडेंट को इनकी एडवाइस जो है वो माननी ही होगी। प्रेसिडेंट उस एडवाइस को चेंज नहीं कर सकते या इग्नोर नहीं कर सकते। ओके, सो 24th मतलब दोनों में ही प्रेसिडेंट के ऊपर ऑब्लिगेशन लगाया जाना है। 24th में बोल रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को साइन करना ही पड़ेगा, और 42nd में बोल रहे हैं कि मिनिस्टर की एडवाइस को आपको मानना ही पड़ेगा। बट देर इज़ नो सच प्रोविजन फॉर द गवर्नर, मतलब गवर्नर के ऊपर ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, वो चाहे तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात माने और ना चाहे तो नहीं माने। ओके, देन 72 क्या है, पार्डनिंग पावर के बारे में बताता है। पार्डनिंग पावर क्या होती है कि प्रेसिडेंट यदि किसी भी पर्सन को कन्विक्ट किया गया है किसी भी कोर्ट के द्वारा या डेथ सेंटेंस दिया गया है, तो प्रेसिडेंट उसे माफ़ कर सकते हैं, उसकी सज़ा को कम कर सकते हैं। ओके, तो ये पावर कॉन्स्टिट्यूशन में किस आर्टिकल में डिफाइंड है, आर्टिकल 72 में। और सेम पावर गवर्नर के लिए कहाँ पर डिसाइड है, 161 आर्टिकल में। ओके, अभी हम आर्टिकल्स को लर्न करने के लिए भी थोड़ा सा कुछ ट्रिक वगैरह जो है वो सीखेंगे। देन आर्टिकल 123 में है ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर क्या होती है, एक्चुअली ये भी लॉ मेकिंग पावर ही होती है, बट ये प्रेसिडेंट के थ्रू कंडक्ट करवाया जाता है ना। जैसे कि लॉ बनाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, हमारे यहाँ लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर में कौन है, लोकसभा और राज्यसभा। ओके, अब जब भी कोई बिल एक्ट बनता है या लॉ बनता है तो उसमें लोकसभा का भी लाइक असेंट होना चाहिए, राज्यसभा का भी होना चाहिए और प्रेसिडेंट का भी होना चाहिए। ठीक है, अब मान लीजिए कोई एमरजेंसी वाली कंडीशन आ गई है या इमरजेंसी नहीं भी है तो भी मान लीजिए कि लोकसभा में अवेलेबल नहीं है ना, लोकसभा रेसिस में चल रहा है या राज्यसभा नहीं है, तो उस कंडीशन में फिर क्या किया जाए, और लॉ बनाना ज़रूरी है। तो वहाँ पर आता है प्रेसिडेंट की ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, जिसमें मान लीजिए, देखो इसको लर्न करने का भी एक ट्रिक है। ऐसे लर्न करो, मान लीजिए एक हाउस अवेलेबल नहीं है या फिर दोनों हाउस अवेलेबल नहीं है, तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पर आ जाती है, दोनों की मिला के 2 और 1 3 प्रेसिडेंट के ऊपर, और इसी को हम क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, जो कि कहाँ पर डिफाइंड है, आर्टिकल 1 2 3 में। ओके, सो सिमिलर टू लाइक जो लॉ वगैरह बनता है वैसा ही है, बस ये किसके थ्रू बन रहा है, प्रेसिडेंट के थ्रू। क्यों बन रहा है, क्योंकि या तो लोकसभा नहीं है या तो फिर राज्यसभा नहीं है या दोनों ही नहीं है, और लॉ दोनों होंगे तभी बनेगा। तो उस कंडीशन में प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस रिलीज़ कर देते हैं, और ये ऑर्डिनेंस कब तक वैलिड रहता है, तब तक जब तक कि दोनों हाउस वर्क करना स्टार्ट ना कर दे, और 6 मंथ्स का उनके पास टाइम होता है ना, उसमें उनको कुछ या तो वो ऑर्डिनेंस को कंटिन्यू करेंगे या ऑर्डिनेंस को हटा देंगे, इस पर उन्हें डिसीजन लेना पड़ता है। ठीक है, सो क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस पढ़े हमने प्रेसिडेंट से रिलेटेड, एक बार क्विक रिविजन। 24th जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को बाइंडिंग बनाता है, देन 42 जो कि मिनिस्टर की एडवाइस को बाइंडिंग बनाता है, आर्टिकल 72 पार्डनिंग पावर, आर्टिकल 123 ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर। ओके, क्वेश्चन आपसे इस तरह से पूछा जा सकता है कि ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर जो होती है प्रेसिडेंट की वो कब यूज़ कर सकते हैं, तो जब या तो एक हाउस सेशन लाइक एक हाउस जो है वो नहीं है या तो फिर दोनों हाउस नहीं है, उस कंडीशन में। ओके, देन पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट। देखिए पावर्स एंड फंक्शंस आपको इसे नॉर्मली पता होना चाहिए, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आई डोंट थिंक सो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने यहाँ पर उन्हें डिटेल्ड में आपको दिया भी नहीं है ना, क्योंकि आप केवल वही पढ़े जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और फैक्ट्स जो है वो पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं, एग्जीक्यूटिव पावर क्या होती है प्रेसिडेंट की, जहाँ पर कि वो अपॉइंटमेंट्स करते हैं ना। अपॉइंटमेंट्स कैसे करते हैं, जैसे पीएम को अपॉइंट करने का काम प्रेसिडेंट का होता है, अदर मिनिस्टर्स को अपॉइंट करने का काम प्रेसिडेंट का होता है, इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया को अपॉइंट करने का काम
प्रेसिडेंट का होता है ना। दैन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जजेस, हाई कोर्ट के जजेस, तो ये सारी पावर जो है उनकी एग्जीक्यूटिव पावर होती है। लेजिस्लेटिव पावर, जैसे अभी हमने वो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर को डिस्कस किया, तो वो भी एक तरह से क्या है, लेजिस्लेटिव पावर है। फाइनेंशियल पावर क्या होगी, हमने हमारे लेक्चर में कल डिस्कस किया था पार्लियामेंट में कि जो मनी बिल है वो केवल कहाँ पर इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, लोकसभा में, और उसके लिए भी पहले परमिशन किसकी लेनी पड़ेगी, प्रेसिडेंट की, तो वो फाइनेंशियल पावर हो जाएगी। जुडिशियल पावर में अभी हम डिस्कस करके आ रहे हैं 72 है ना, जो कि क्या बताता है, पार्डनिंग पावर। देखो 72 को भी आप थोड़ा सा ऐसे ट्रिक से लर्न करो तो ये 70 और ऐसे 2 यहाँ बना दो तो ऐसा, तो ये एक तरह से क्या बन रहा है, पी, है ना। तो ये प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर है जो कि कहाँ पर है, 72 में है। ओके, सो डिप्लोमेटिक पावर मतलब जो भी हम एग्रीमेंट्स, इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स वगैरह साइन करते हैं, सो उसमें साइन करने के लिए जाते तो पीएम है, बट वो किसके बिहाफ पर किया जाता है, प्रेसिडेंट के। मिलिट्री पावर, जितनी भी हमारी आर्म फोर्सेस वगैरह उनके जो हेड है वो प्रेसिडेंट को कंसिडर किया जाता है। देन एमरजेंसी पावर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पावर है, एमरजेंसी पावर, है ना। देखो एमरजेंसी मतलब क्या होता है, एमरजेंसी हमारे यहाँ 3 टाइप्स की होती है। अंडर आर्टिकल 352 नेशनल एमरजेंसी होती है, 356 स्टेट एमरजेंसी, है ना, या फिर हम इसको प्रेसिडेंट रूल भी कहते हैं, एंड 360 जो कि फाइनेंशियल एमरजेंसी होती है। नेशनल एमरजेंसी कब लगती है, 2 तरह से, या तो हमारे ऊपर कोई सी कंट्री अटैक कर दे, किसी के साथ हमारी वॉर हो रही हो, या तो फिर क्या, इंटरनल रिबेलियन हो जाए, है ना, इंटरनल डिस्टर्बेंसेस बहुत ज़्यादा हो जाए, तो उस कंडीशन में जो पावर है वो सारा किसके पास चला जाता है, प्रेसिडेंट के पास चला जाता है ना। और प्रेसिडेंट के बिहाफ पर एक्चुअली काम तो कौन करते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ही करती है, बट उस समय क्या होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है। नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट केवल उन सब्जेक्ट्स पर काम करती है जो सेंट्रल लिस्ट में हो, बट जब इमरजेंसी हो तो स्टेट की पावर ख़त्म हो जाती है और सारी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आ जाती है। सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट के किसी भी लॉ पर स्टेट के किसी भी सब्जेक्ट पर लॉ बना सकती है। ओके, और ये जो पावर होती है इमरजेंसी की पावर, ये किस तरह की पावर है या किस तरह के फीचर को शो करती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, यूनिटरी फीचर को, है ना। इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को क्या बोला जाता है कि हम फेडरल हैं इन वर्किंग, है ना, कि वर्क करने के लिए तो हम फेडरल है, हमने हमारी पावर्स को क्या कर रखा है, डिवाइड कर रखा है, बट हमारी जो स्पिरिट है वो क्या है, यूनिटरी है, और ये जो यूनिटरी कैरेक्टर है हमारा वो कौन बताता है, इमरजेंसी पावर बताती है। ठीक है, दैन उसके बाद 356 स्टेट इमरजेंसी से डील करता है। 356 में क्या बोला गया है, अगर स्टेट कोई डायरेक्शन दे, सेंटर डायरेक्शन दे स्टेट गवर्नमेंट को, लाइक कोई इंटरनेशनल ट्रीटी को फुलफिल करना है, या सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसी सेंट्रल लॉ पर लॉ बनाया है बट स्टेट गवर्नमेंट उसे फॉलो नहीं कर रही है, या स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन काम नहीं कर रही है, कुछ भी अपने अकॉर्डिंग एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है, तो उस 2 कंडीशन में यदि प्रेसिडेंट को लगता है कि स्टेट को कंट्रोल करना ज़रूरी है तो वहाँ पर भी वो स्टेट इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं, और इसी को हम प्रेसिडेंट रूल भी कहते हैं। ओके, और 360 किससे डील करता है, फाइनेंशियल इमरजेंसी से। फाइनेंशियल इमरजेंसी क्या होती है, मान लीजिए कि हमारे यहाँ फिनेंसिस में बहुत ही ज़्यादा लॉस हो गए हो या हमारे पास पैसा नहीं बचा है ना, तो उस कंडीशन में फिर क्या डिक्लेयर किया जाता है, फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर करता है। अब ये सारा जो डिक्लेरेशन है वो करते कौन है, प्रेसिडेंट, पर करते किस, प्रेसिडेंट करते हैं बट करते किसकी एडवाइस पर है, पीएम और उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पर। ओके, आई होप आपको इमरजेंसी समझ में आ गया होगा। नाउ गवर्नर, ओके, गवर्नर की पावर या गवर्नर को कौन अपॉइंट करता है। एक और चीज़ है प्रेसिडेंट में कि जो प्रेसिडेंट होते हैं, है ना, उन्हें क्या बोला जाता है, टाइट्यूलर हेड। टाइट्यूलर हेड क्यों बोला जाता है, क्योंकि प्रेसिडेंट के पास कोई अपनी रियल पावर नहीं होती है ना, मतलब रियल या डायरेक्ट पावर नहीं होती है। हमें काम तो प्रेसिडेंट करते हैं बट हमेशा किसकी एडवाइस पर वो काम करते हैं या कोई भी एक्शन लेते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की। ठीक है, तो इसीलिए इन्हें टाइट्यूलर हेड बोला जाता है। हमारे यहाँ रियल हेड कौन है, प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि सारा जो डिसीज़न है वो कौन लेते हैं, प्राइम मिनिस्टर। इसीलिए हमारे यहाँ जो हमारे यहाँ जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसमें पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है वो किसे पावरफुल बनाता है, पीएम को पावरफुल बनाता है। ठीक है, इसीलिए उसे प्राइम मिनिस्ट्रियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी बोला जाता है। नाउ मूव टू गवर्नर। गवर्नर को अपॉइंट करने का काम किसका होता है, प्रेसिडेंट का होता है। क्वालिफिकेशन, सिटीजन होना चाहिए इंडिया के, और एक और है कि कंप्लीटेड 35 ईयर्स ऑफ एज, और कम से कम 35 ईयर्स एज होनी चाहिए। मतलब प्रेसिडेंट एंड गवर्नर के लिए कितनी एज होनी चाहिए, 35 ईयर्स होनी चाहिए। एक और कंडीशन गवर्नर के लिए होती है कि अगर हमें मान लो एमपी का गवर्नर अपॉइंट करना है,
ओके। तो एमपी का गवर्नर केवल वही बन सकता है जो एमपी का सिटीजन ना हो, है ना, जो एमपी को बिलोंग नहीं करता हो। मतलब सेम स्टेट का इंडिविजुअल सेम स्टेट में गवर्नर नहीं बन सकता। और ये किस अमेंडमेंट में लिखा गया था? 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में, सॉरी नहीं, ये केवल उसमें मतलब जितनी भी हमारी वो होती हैं कन्वेंशंस वगैरह होते हैं उसके अकॉर्डिंग इसको डिसाइड किया गया था। ओके, सो क्या हो गया? ही मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया। देन उसके बाद कंप्लीटेड 35 ईयर्स ऑफ एज। देन वो उस स्टेट को बिलोंग नहीं करने चाहिए जहाँ पर उन्हें अपॉइंट किया जा रहा है। मतलब अगर एमपी में हमें किसी को अपॉइंट करना है तो वो एमपी का मेंबर नहीं होना चाहिए, उसी पर्सन को हम एमपी का गवर्नर बना सकते हैं। ओके, टेन्योर इनका फिक्स नहीं है, जैसे प्रेसिडेंट का 5 ईयर है वैसा इनका टेन्योर फिक्स नहीं है। रेजिग्नेशन लेटर ये किसको देते हैं? प्रेसिडेंट को देते हैं। ओके, क्यों? क्योंकि अपॉइंट कौन कर रहा है इन्हें? प्रेसिडेंट कर रहे हैं। टेन्योर फिक्स नहीं है मतलब कि क्या? प्रेसिडेंट जब चाहे इनको रिमूव कर सकते हैं, लाइक इनकी पोस्टिंग कहीं और कर सकते हैं, इस तरह के चेंजेस जो हैं वो कर सकते हैं। नाउ पावर्स एंड फंक्शन सेम इनके लिए भी है। एग्जीक्यूटिव पावर है ना, जहाँ पर ये अपॉइंटमेंट्स वगैरह करते हैं। लेजिस्लेटिव पावर इनके पास भी होती है ना। देन फाइनेंशियल पावर एंड जुडिशियल पावर कहाँ पर डिफाइंड है? 161 कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल में। ओके, नाउ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस इनसे रिलेटेड 161 अभी हमने डिस्कस किया। पार्डनिंग पावर होती है इनके पास। 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो बोलता है कि सेम पर्सन को आप 2 स्टेट्स के लिए भी गवर्नर बना सकते हो। ठीक है, जैसे 7 तो साथ साथ ऐसे याद कर सकते हो, साथ साथ मतलब 2 स्टेट्स का साथ साथ आप एक गवर्नर अपॉइंट कर सकते हो। ओके, देन पार्डनिंग पावर में यहाँ पर प्रेसिडेंट और गवर्नर में एक डिफरेंस है कि जो प्रेसिडेंट है वो किसी भी तरह का कन्विक्ट लाइक किसी भी कोर्ट ने पनिशमेंट अगर दिया हो या डेथ सेंटेंस दिया हो तो प्रेसिडेंट उसे पार्डन कर सकते हैं। बट गवर्नर के पास जो कंडीशन होती है, गवर्नर डेथ पेनल्टीज़ को पार्डन नहीं कर सकते। इसके लिए उन्हें जो भी जो भी डेथ पेनल्टी से रिलेटेड केसेस होंगे उन्हें कहाँ पर शिफ्ट करने होंगे? प्रेसिडेंट के पास करने होंगे। एंड देन अगर मार्शल कोर्ट के थ्रू उन्हें पनिशमेंट मिली है तो भी वो उसे पार्डन नहीं कर सकते। ये 2 चीज़ें आपको याद रखना है। ओके, नाउ प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर क्या होते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ नॉट लेट डाउन एनी प्रोसीजर फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ पीएम। मतलब प्राइम मिनिस्टर देखो रियल हेड होते हैं, है ना, गवर्नमेंट के, रियल हेड ऑफ द गवर्नमेंट। अब इन्हें अपॉइंट कैसे किया जाए उसके लिए पूरा डिटेल्ड जो डिस्कशन है कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं करा गया है। केवल कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या बोला है अंडर आर्टिकल 75 कि पीएम होने चाहिए, जिन्हें अपॉइंट कौन करेंगे? प्रेसिडेंट। और इसके साथ साथ इनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होने चाहिए या अदर मिनिस्टर्स होने चाहिए, जिन्हें भी कौन अपॉइंट करेंगे? प्रेसिडेंट। बस ये लिखा हुआ है आर्टिकल 75 में। मतलब किसे किस तरह से अपॉइंट करना है ये नहीं लिखा है। मतलब पीएम को कैसे अपॉइंट करना है, अदर मिनिस्टर्स को कैसे अपॉइंट करना है वो नहीं लिखा है। बस क्या लिखा है कि पीएम होने चाहिए, जिन्हें कौन अपॉइंट करेगा? प्रेसिडेंट। अदर मिनिस्टर्स जिन्हें कौन अपॉइंट करेंगे? प्रेसिडेंट। और किसके एडवाइस पर अपॉइंट करेंगे? पीएम के एडवाइस पर। ठीक है, प्रेसिडेंट एडमिनिस्टर हिम ऑथ ऑफ ऑफिस एंड सिक्रेसी। अब प्राइम मिनिस्टर को जो ऑथ दिलाने का काम है वो किसका होता है? प्रेसिडेंट का। प्रेसिडेंट को ऑथ कौन दिलाता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। टेन्योर इनका भी फिक्स नहीं है ना, ये कब तक ऑफिस होल्ड करते हैं? जब तक प्रेसिडेंट का इनके ऊपर प्लेजर रहता है ना। अब प्रेसिडेंट ऐसा नहीं है कि जब चाहे जब पीएम को उनके पोस्ट से हटा सकते हैं, नहीं। अगर उनके पास मेजॉरिटी है तो प्रेसिडेंट उन्हें नहीं हटा सकते। बट अगर मेजॉरिटी कल ही मान लो आज अपॉइंट किया गया है और मान लीजिए कि कल ही इनके पास से मेजॉरिटी चली जाती है तो प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि इन्हें वो उनकी पोस्ट से हटा सकते हैं। ओके, नाउ कुछ पावर्स एंड फंक्शन है पीएम की। पीएम एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट। मतलब जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का डिस्कशन होगा, जो भी लाइक उनके डिसीजंस होंगे, वो सारे डिसीजन वो किस तक पहुंचाते हैं? प्रेसिडेंट तक पहुंचाते हैं। मतलब एक ब्रिज की तरह काम करते हैं। रिकमेंड करते हैं पर्सन को कि किन्हें अपॉइंट किया जाएगा कौन सी मिनिस्ट्री में, है ना, किसे कौन सा मिनिस्ट्री दिया जाएगा, किसे अपॉइंट किया जाएगा। ये सारा जो डिस्कशन है या सारा जो डिसीज़न है वो किसका होता है? पीएम का। और फिर ये किसको बता देते हैं? प्रेसिडेंट को कि इन्हें यहाँ यहाँ अपॉइंट करना है, और प्रेसिडेंट उन मेंबर्स को उस मिनिस्ट्रीज़ में अपॉइंट कर देते हैं। ठीक है, देन उसके बाद आर्टिकल 78 के अंदर क्या लिखा हुआ है कि जो पीएम है ना,
जो भी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए डिसीज़न ले रहे हैं, क्योंकि जितने भी डिसीज़न होते हैं वो प्रेसिडेंट के बिहाफ पर लिए जाते हैं, बट उन डिसीजंस को लेने वाला कौन होता है, पीएम। तो इसीलिए पीएम को टाइम टू टाइम जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन वर्क है, कौन सा डिसीजन ले रहे हैं, किस तरह से काम कर रहे हैं, ये सारा जो है वो किसे बताना पड़ता है, प्रेसिडेंट को। ओके, और ये उनका ड्यूटी का पार्ट है, और ये किस में आता है, आर्टिकल 78 में आता है। देन आर्टिकल 74 क्या बोलता है कि देयर शेल बी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जिसको हेड कौन करेगा, पीएम। क्यों हेड करेंगे, ताकि वो ऐड और एडवाइस कर सके प्रेसिडेंट को। जैसे अभी हमने एमरजेंसी वाली पावर डिस्कस की थी, है ना। मान लीजिए कि सेंटर को लगता है कि कोई भी स्टेट अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन वर्क नहीं कर रहा है, तो वो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और पीएम होंगे वो किसको एडवाइस करेंगे, प्रेसिडेंट को। तो हमेशा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जिसको कि हेड करे पीएम, वो होना चाहिए किसी भी गवर्नमेंट के गवर्नमेंट के सिस्टम में, ठीक है, जो हमेशा प्रेसिडेंट को टाइम टू टाइम एडवाइस करते रहें कि कब किस तरह से उन्हें एक्शन लेना है। तो कितने आर्टिकल्स हमने यहाँ पर अभी डिस्कस किए हैं पीएम से रिलेटेड। देखो, सबसे पहले आर्टिकल 74 अभी हमने पढ़ा। 74 क्या बोलता है कि पीएम होने चाहिए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होनी चाहिए, जो किसको एडवाइस करेगी, प्रेसिडेंट को। 75 में हमने क्या डिस्कस करा कि ये जो पीएम होंगे और ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री होगी, इसको कौन अपॉइंट करेंगे, प्रेसिडेंट। पीएम को अपॉइंट करेंगे प्रेसिडेंट, और इनको अपॉइंट करेंगे प्रेसिडेंट किसकी एडवाइस पर, पीएम की एडवाइस पर, ठीक है। देन 2 आर्टिकल को छोड़ दीजिए, 78 पर आइए। 78 में क्या बोला गया है कि जो भी फंक्शंस हैं या जो भी डिसीजंस पीएम ले रहे हैं वो प्रेसिडेंट तक पहुंचाना, है ना, और प्रेसिडेंट को बताना, उन्हें अवेयर करना जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनके बारे में। ये कहाँ पर डिफाइंड है, 78 में। सेम चीज़ें हम गवर्नर में भी डिस्कस करेंगे। ओके, तो इसमें हम क्या करते हैं, जैसे देखो 11 माइनस कर देंगे तो हमें यहाँ मिल जाएगा 3 और 1 लगा दो, तो यही सेम पावर जो यहाँ पर 74 आर्टिकल में कही है वही 163 में कही है, किसके लिए, गवर्नर के लिए। यहाँ पर 11 माइनस करो तो 164 एंड 78, 164, 65, 66, 67, ठीक है, सेम पावर जो है। तो आप एक आर्टिकल लर्न करोगे प्रेसिडेंट के, तो गवर्नर के मतलब 3 के साथ 3 और एक्स्ट्रा आपको लर्न हो जाएंगे। ओके, तो कौन कौन से एक बार और डिस्कस करते हैं, 74, 75, 78, और सेम गवर्नर के लिए 163, 164 एंड 167। ओके, नाउ सीएम हु बिकम पीएम, लाइक हो सकता है ऐसे क्वेश्चन आ जाए। मैंने किसी एग्जाम में एक क्वेश्चन देखा था, इसीलिए यहाँ पर डाल दिया कि चीफ मिनिस्टर जो क्या कौन बने हैं, पीएम बने। जैसे नरेंद्र मोदी पहले गुजरात के सीएम थे और अभी क्या है, वो पीएम है। तो ऐसे कितने मेंबर्स हैं हमारे यहाँ जो पहले सीएम थे और अब क्या बन गए हैं, पीएम बन गए। तो 6 सीएम थे जो पीएम बने हैं, मोरारजी देसाई, चरण सिंह, वीपी सिंह, नरसिम्हा राव, एच.डी. देवगौड़ा एंड नरेंद्र मोदी। ओके, तो थोड़ा सा आप एक बार इनके नाम देख लेना। सेकेंड है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अभी हम डिस्कस करके आ रहे हैं। 74 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कौन कौन से आर्टिकल से डील करता है, 74, 75 एंड 78। ओके, अभी हमने सारे जितने भी डिस्कशन किए उसमें सब में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर था। सो यहाँ पर एक ही कंडीशन आपको याद रखनी है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं वो 15% जो टोटल स्ट्रेंथ है लोकसभा की उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, है ना। मतलब 552 मेंबर्स हैं, अब इसका जितना भी 15% होगा उससे ज़्यादा मेंबर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में आप अपॉइंट नहीं कर सकते, इंक्लूडिंग पीएम। ये कहाँ पर डिफाइंड है, कॉन्स्टिट्यूशन में। और किसके थ्रू हमने इसको अमेंड किया है, 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, ठीक है। अब एक और चीज़, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है यहाँ पर हमने लिखा है कि 15% स्ट्रेंथ से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए लोकसभा की, है ना। तो केवल लोकसभा की, राज्यसभा यहाँ पर नहीं है, क्योंकि राज्यसभा में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं क्या, नहीं होते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर केवल कहाँ पर होती हैं, लोकसभा में। तो इसीलिए 15% किसका, लोकसभा का। और ये हमने किस अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया है, 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। अभी आई थिंक हमने 3 अमेंडमेंट्स पढ़े प्रेसिडेंट से रिलेटेड, 24, 42 और एक ये 91st। नाउ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मिनिस्टर्स, है ना। तो ये आपको बिल्कुल एक डेप्थ में एनालिस करने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि हमारे यहाँ जो मिनिस्टर्स हैं उनकी कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, पर कोई लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे यहाँ मिनिस्टर्स के पास नहीं होती है, ठीक है। देन सीएम अपॉइंटेड बाय द गवर्नर, सेम जो पीएम के लिए पढ़ा है वही किसके लिए होगा, सीएम के लिए। पीएम को अपॉइंट कौन कर रहे थे, प्रेसिडेंट। इन्हें कौन अपॉइंट करेंगे, गवर्नर। पीएम को जो सिक्रेसी है, ऑथ ऑफ सिक्रेसी है, वो कौन दिला रहा था, प्रेसिडेंट। यहाँ पर कौन एडमिनिस्ट्रेट करवाएंगे, गवर्नर। पीएम का टर्म फिक्स है क्या, नहीं। कब तक ऑफिस में रहते हैं, जब तक प्रेसिडेंट का प्लेजर रहता है। सेम चीज़ यहाँ, टेन्योर फिक्स नहीं है, कब तक रहते हैं, जब तक गवर्नर का प्लेजर हो। ओके, पावर्स एंड फंक्शन सेम। अभी हमने आर्टिकल्स भी डिस्कस कर लिए इससे रिलेटेड भी, कौन कौन से आर्टिकल्स हैं, 163, 164,
देन 167 ब्रिज की तरह वर्क करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और गवर्नर के बीच में. रिकमेंड करते हैं पर्सन्स, सॉरी यहाँ पर प्रेसिडेंट हो गया है ना, गवर्नर होगा. रिकमेंड करते हैं गवर्नर को कि किन्हें मिनिस्टर लाइक किन्हें कौन सी मिनिस्ट्री देना है, किन्हें मिनिस्टर के पद पर अपॉइंट करना है. ये सारा जो डिसीजन है वो किसका होता है, CM का होता है. पर अपॉइंटमेंट कौन करता है, गवर्नर. इन्फॉर्मेशन देते हैं गवर्नर को जो भी एक्टिविटीज़ वगैरह है ना उससे रिलेटेड. 163 क्या बोलता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और CM होने चाहिए, है ना, जो किसको ऐड करेंगे, गवर्नर को. और इन्हें अपॉइंट कौन करेगा, गवर्नर. ये किस में दिया है, 164. देन अब ये दोनों अपॉइंट हो गए तो ये दोनों जो भी वर्क कर रहे हैं ये किसको बताना पड़ेगा, गवर्नर को. किसको बताना पड़ेगा, CM को. और ये किस में लिखा हुआ है, अंडर आर्टिकल 167. ठीक है, इस तरह से कनेक्ट करके लर्न करोगे तो बहुत ईजी लर्न हो जाएगा, है ना. पॉलिटी इतना ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है, आर्टिकल्स को लर्न करना भी सिंपल हो सकता है अगर आप उसे लिंक करके लर्न करें तो. नाउ वाइस प्रेसिडेंट. वाइस प्रेसिडेंट चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के. ओके, वाइस प्रेसिडेंट क्या होते हैं, चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के. मतलब जो भी पर्सन वाइस प्रेसिडेंट के पोस्ट पर अपॉइंट किया गया वो अपने आप ही चेयरमैन हो जाएगा राज्यसभा का. ठीक है, सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए, कंप्लीटेड 35 ईयर्स ऑफ एज. मतलब प्रेसिडेंट, गवर्नर और वाइस प्रेसिडेंट तीनों की एज कितनी होनी चाहिए, कम से कम 35 ईयर्स. देन इन्हें क्वालिफाई होना होगा इलेक्शन के लिए किसके, राज्यसभा के, है ना. क्यों, क्योंकि राज्यसभा के चेयरमैन बनने वाले हैं, इसीलिए किसकी मेंबरशिप भी चाहिए इनको, राज्यसभा की. ओके, मेंबर नहीं होते हैं बट मेंबरशिप के लिए जो जो रिक्वायरमेंट्स होती है वो सारी इनके पास होनी चाहिए. सेम चीज़ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए. ओके, अब यहाँ पर इलेक्शन प्रोसीजर देखो क्या डिफरेंस है प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट में. प्रेसिडेंट के इलेक्शन प्रोसीजर में हमने क्या देखा था, केवल इलेक्टेड मेंबर्स, है ना. कौन, केवल इलेक्टेड मेंबर्स. कहाँ के, पार्लियामेंट के, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ के. और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज दिल्ली और पुडुचेरी के. नॉमिनेटेड मेंबर्स थे क्या, नहीं. बट वाइस प्रेसिडेंट का जब इलेक्शन होता है तो उसमें इलेक्टेड मेंबर्स भी होते हैं और नॉमिनेटेड मेंबर्स भी होते हैं. और केवल कहाँ के होते हैं, पार्लियामेंट के होते हैं. स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और मतलब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज पार्टिसिपेट नहीं करती हैं. नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल बट इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू अपॉइंट किया जाता है, जिसमें कौन होते हैं, मेंबर्स, इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों ही, किसके, बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट के. कौन यहाँ पर इंक्लूड नहीं होता है, तो मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज और काउंसिल. काउंसिल के मेंबर्स तो प्रेसिडेंट में भी नहीं थे बट वाइस प्रेसिडेंट में भी नहीं होते हैं, और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के मेंबर्स भी यहाँ पर नहीं होते हैं. ओके, नाउ डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू इलेक्शन. अगर वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन को भी कंडक्ट कौन करवाता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो इसे भी रिजॉल्व करने का काम किसका होता है, या इंक्वायर करने का काम किसका होता है, सुप्रीम कोर्ट का. इनका टेन्योर कितना होता है, 5 ईयर्स का. रेजिग्नेशन लेटर ये किसको देते हैं, प्रेसिडेंट को देते हैं. ठीक है, अब इन्हें हटाया कैसे जाता है, तो हमने प्रेसिडेंट के लिए कौन सा प्रोसेस पढ़ा, इम्पीचमेंट. बट वैसा कोई इम्पीचमेंट जो है वो वाइस प्रेसिडेंट के लिए लाने की ज़रूरत नहीं होती है ना. इन्हें राज्यसभा में रिजोल्यूशन के थ्रू हटाया जा सकता है, जिसको कि स्पेशल मेजॉरिटी के साथ पास करवाना पड़ता है. और साथ साथ वो जो रेजोल्यूशन है वो लोकसभा में भी पास होना चाहिए, तभी आप वाइस प्रेसिडेंट को उनकी पोस्ट से हटा सकते हैं. ठीक है, सो आई थिंक इतना एग्जीक्यूटिव से रिलेटेड हमारे लिए सफिशिएंट है. अब इसके बाद आता है जुडिशरी कोर्ट, देन हाई कोर्ट एंड देन उसके बाद जो अदर कोर्ट्स होते हैं वो, है ना. इस तरीके से पूरा हायरार्की है. सो सुप्रीम कोर्ट जो है वो किस आर्टिकल में डिफाइंड किया गया है अंडर कॉन्स्टिट्यूशन, 124 to 147. ओके, 123 कहाँ डिस्कस किया था हमने, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट. ओके, तो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर के बाद ही क्या स्टार्ट हो जाता है सुप्रीम कोर्ट, 124 से 147 तक. ठीक है, उसको लर्न करने के लिए भी बताया था. अगर एक हाउस नहीं है, लोकसभा नहीं है मान लो सेशन में, तो भी बिल पास नहीं हो सकता. अगर दोनों हाउस नहीं है तो भी बिल पास नहीं हो सकता. तो उस कंडीशन में दोनों के काम 2 और 1 3 कौन करते हैं, प्रेसिडेंट. और इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रेसिडेंट की ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर. सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 124 to 147 जो जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन्हें अपॉइंट करने का काम किसका होता है, प्रेसिडेंट का. ओके, जो नंबर्स होंगे, है ना, जजेस के, कहाँ पर, सुप्रीम कोर्ट में, वो जो डिसाइड करने का काम है वो किसका होता है, पार्लियामेंट का, है ना. और इन्हें अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट. क्वालिफिकेशन क्या चाहिए आपको सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए, यू मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, यू शुड हैव बीन अ जज ऑफ हाई कोर्ट फॉर 5 ईयर्स. मतलब आपने हाई कोर्ट में जज के तौर पर 5 साल काम किया हो, या तो फिर
एडवोकेट रहे हों हाई कोर्ट के 10 सालों तक, दोनों में से कोई एक क्राइटेरिया अगर आप फुलफिल करते हो तो आपको सुप्रीम कोर्ट का जज अपॉइंट किया जा सकता है। टेन्योर क्या है? सो ऐसे कोई पर्टिकुलरली ईयर वाइज टेन्योर डिफाइंड नहीं है, बस इतना बोला गया है कि वो कब तक ऑफिस में रह सकते हैं, 65 ईयर्स ऑफ एज तक। ओके, यदि उन्हें इसके पहले रिज़ाइन करना है तो वो किसको लिखेंगे? रेजिग्नेशन लेटर प्रेसिडेंट को। अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट। कौन से आर्टिकल में हम इनको डील कर रहे हैं? 124 टू 147। ओके, नाउ हाई कोर्ट। इतना ही सुप्रीम कोर्ट से पढ़ना काफ़ी है, क्योंकि देखो बाकी की चीज़ें इतना ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। एग्जाम लाइक वन डे एग्जाम्स में ज़्यादातर यहीं से क्वेश्चंस आते हैं, या तो उनकी एज आपसे पूछी जाएगी, या उन्हें अपॉइंट कौन करता है, उन्हें यदि रिमूव करना है ना, लाइक रेजिग्नेशन देना है तो वो किसको देंगे? प्रेसिडेंट को। और रिमूवल प्रोसेस भी हम यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस कर सकते हैं कि यदि इन्हें रिमूव करना है तो उसके लिए आपको मोशन जो है वो कहाँ पर पेश करना पड़ेगा, मतलब उससे रिलेटेड जो भी लाइक इम्पीचमेंट के लिए हमने पढ़ा था ना कि पार्लियामेंट के अंदर प्रोसीजर होता है, तो वैसे ही सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करने के लिए भी हमको पार्लियामेंट से पास करवाना पड़ेगा, है ना। लोकसभा और राज्यसभा दोनों पास करना चाहिए उस वो भी जो भी मोशन या जो भी रेजोल्यूशन होगा इससे रिलेटेड उसको, ठीक है। अगर वो पास हो जाएगा तभी सुप्रीम कोर्ट के जज को उनकी पोस्ट से हटाया जा सकता है, ठीक है। देन हाई कोर्ट। हाई कोर्ट कौन से आर्टिकल में हम कवर करते हैं? 214 टू 231 इन पार्ट 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ओके। और सुप्रीम कोर्ट 124 टू 147, ओके। नाउ जजेस ऑफ द हाई कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। यहाँ पर आपको ये फैक्ट याद रखना है। हमें लगेगा कि हाई कोर्ट है तो गवर्नर अपॉइंट करते होंगे, बट नहीं, हाई कोर्ट के जजेस को भी कौन अपॉइंट करते हैं? प्रेसिडेंट। क्वालिफिकेशन इनके लिए क्या ज़रूरी है? मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, हेल्ड जुडिशियल ऑफिस फॉर 10 ईयर, मतलब किसी भी जुडिशियल ऑफिस को उन्होंने 10 ईयर्स तक हेल्ड किया हो, या तो फिर सेम कंडीशन के एडवोकेट रहे हों फॉर 10 ईयर्स, ओके। टेन्योर इनका भी ऐसे ईयर में डिफाइन नहीं है कब तक ये अपने ऑफिस में रह सकते हैं, 62 ईयर्स ऑफ एज तक। सुप्रीम कोर्ट के लिए क्या है? सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए 65 ईयर्स, और इनके लिए क्या है? 62 ईयर्स, ओके। नाउ सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। सबऑर्डिनेट कोर्ट्स कौन से होते हैं? ये हो गया सुप्रीम कोर्ट, ये हो गया हाई कोर्ट, इसके नीचे बहुत सारे कोर्ट्स होते हैं, है ना। सो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स जो है वो कौन से आर्टिकल में कवर्ड किए गए हैं? 233 टू 237 इन पार्ट 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो भी इनका अपॉइंटमेंट है, इनका पोस्टिंग है, इनका प्रमोशन है, ये सब यहाँ पर कौन डिसाइड करते हैं? गवर्नर। तो गवर्नर का रोल जुडिशरी में कहाँ आता है? जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स वगैरह, सेशन कोर्ट्स वगैरह होते हैं वहाँ पर। हाई कोर्ट तक किसका जुरिस्डिक्शन है? प्रेसिडेंट का, कि उन्हें अपॉइंट करने का काम, उन्हें रिज़ाइन देना है तो किसको देंगे? प्रेसिडेंट को देंगे, ये सब प्रेसिडेंट करते हैं। और सबऑर्डिनेट कोर्ट है तो गवर्नर करेंगे। जो डिस्ट्रिक्ट जज होता है वो हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी होती है डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। अब कई बार हम ये समझ नहीं पाते हैं कि डिस्ट्रिक्ट जज, सेशन जज, क्योंकि देखो सेम ही जज होता है, बट यदि वो सिविल केसेस को हैंडल कर रहा है तो वो सिविल जज हो जाता है, मतलब वो डिस्ट्रिक्ट जज हो जाता है। और अगर सेम क्रिमिनल केसेस को हैंडल कर रहा है तो फिर हम उसको सेशन जज कहते हैं। वैसे ही इसको हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कह देते हैं, और सेशन जज है तो उसको हम सेशन कोर्ट कह देते हैं, ठीक है। सो आई थिंक इतना फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ जुडिशरी काफ़ी है, इससे ज़्यादा कुछ और पढ़ने की ज़रूरत आपको है नहीं, ठीक है। थोड़े से बस आप आर्टिकल याद रखें कि आर्टिकल कौन सा कवर्ड हो रहा है, 124 टू 147। अपॉइंट कौन कर रहा है? प्रेसिडेंट। रिमूव कौन कर रहा है? प्रेसिडेंट। रेजिग्नेशन लेटर किसको दे रहे हैं? प्रेसिडेंट को। एज कितनी है? 65 ईयर्स है, ठीक है। बस इतने फैक्ट्स आपको लर्न करना है। देन हाई कोर्ट में भी सेम चीज़ है, 214 टू 231 पार्ट 6 में अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ही करते हैं, इनका भी रिमूवल प्रेसिडेंट ही करते हैं। इनके लिए एज कितनी डिफाइंड है? 62 ईयर्स है, ठीक है। एंड देन उसके बाद सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में ऐसे कुछ स्पेसिफिकली डेट दिया हुआ नहीं है। सिविल केसेस है तो डिस्ट्रिक्ट जज, क्रिमिनल केसेस हैं तो सेशन जज। 233 टू 237 पार्ट 6 में यहाँ पर जो अपॉइंटमेंट से रिलेटेड चीज़ें हैं, है ना, जो रेजिग्नेशन, प्रमोशन वगैरह जो है वो सब किसके अंडर में होता है? गवर्नर के, ओके। सो नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं हम। थैंक यू।